इट इज कमिंग क्लियर राइट? चलिए ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, कल हमने जैसा मार्च के मंथ के करंट अफेयर्स डिस्कस किए थे, कुछ 40-45 और करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर में मार्च महीने में जो कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग बेसिकली यहाँ पर फोकस करने का काम करेंगे उन करंट अफेयर्स के ऊपर, और फिर हम लोग बढ़ेंगे आपका अप्रैल महीने के करंट अफेयर की तरफ, राइट? तो देखो, सबसे पहले आज जो करंट अफेयर है इसको हम थोड़ा सा एलाबोरेटिव रखेंगे, क्योंकि इकोनॉमी के करंट अफेयर्स आपको तब तक समझ में नहीं आते जब तक आप कॉन्सेप्ट्स में एंटर नहीं करते हैं। और ये कुछ बड़े चेंजेस हैं इकोनॉमिक लेवल पर जो बजट में भी अनाउंस हुए थे, साथ ही साथ जिनको मार्च महीने के बाद अप्रैल मई जून में के महीनों में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। सो उन इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस करना एक बार जरूरी हो जाता है, और इकोनॉमी के करंट अफेयर से रिलेटेड पैसेजेस अक्सर एक या दो पैसेजेस आ जाते हैं। सो हम नहीं चाहते कि हम इन करंट अफेयर्स को छोड़ें। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग इकोनॉमी के ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करना। जो टॉपिक मैंने करवा दिया है ऑलरेडी क्लास में, और जो आपसे मुझे उम्मीद है कि आप उसको कर लेंगे, उसमें जैसे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी वाला टॉपिक है भाई, है ना? जरूर अच्छे से देख के जाना है इसे, जो अपन ने क्लास में कवर किया था। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में जो तुम्हें मैंने पढ़ाया था, रेपो, रिवर्स रेपो, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, फिर उसके बाद क्या कर रही है आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए, है ना? सो यहाँ पर ये जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के कंटेक्स्ट में जितना भी डिस्कशन किया है हमने अपने पुराने क्लासेस में, उसको जरूर देख के जाना। और फिर उसके बाद आप ये जो अभी एनपीए वाला जो लेक्चर लिया था मैंने अभी कुछ दिन पहले, उसको भी देख करके जाना। और उसके बाद फिर इकोनॉमी के करंट अफेयर्स स्पेशली फोकस करके जाना, क्योंकि इकोनॉमी करंट अफेयर्स होते कम है लेकिन इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और इनमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। तो इस पर जरूर देख के जाना, स्पेशली मॉनेटरी पॉलिसी तो तुम जरूर देख करके जाना, और ये एनपीए वाला कॉन्सेप्ट, राइट? अब चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मार्च महीने के कुछ इकोनॉमिक करंट अफेयर्स हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसी में से एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया था आपका NABFID का कॉन्सेप्ट, ठीक है? नाउ व्हाट इज NABFID, राइट? देखो, NABFID का फुल फॉर्म है यहाँ पर नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग। द फुल फॉर्म ऑफ इट इज नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग। और आईडी से यहाँ पे मतलब है मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो इससे अनाउंस किया गया था बजट के अंदर कि ऐसा कुछ करने वाले हैं, और मार्च महीने में इसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बातचीत चालू हो गई है। और पार्लियामेंट ने जो रिसेंटली में मार्च के महीने में इसके रिगार्डिंग में बिल भी पास कर दिया है, तो पार्लियामेंट ने हाल फिलहाल में जो बिल पास किया है वो करंट अफेयर के टर्म्स में ही हम डिस्कस कर रहे हैं। वो बिल अभी रिसेंटली में पास किया गया है आपका NABFID बिल 2021। तो आपसे शॉर्टली ये पूछा जा सकता है कि NABFID बिल 2021 एक्चुअली है क्या चीज। तो ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म क्लियरली लिख दिया है कि ये बिल किससे रिलेटेड है। तो ये बिल रिलेटेड है एक प्रकार के बैंक से। किस प्रकार के बैंक से? ये एक नेशनल बैंक होगा जिसका पर्पस क्या होगा? जिसका पर्पस होगा फाइनेंसिंग। किन चीज की फाइनेंसिंग? जिसका पर्पस होगा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डेवलपमेंट्स की फाइनेंसिंग को अचीव करना। यहाँ पर इस सेंट्रल बैंक, इस नेशनल बैंक का जो बेसिकली यहाँ पर पर्पस रखा गया है। अब ये जो NABFID है क्या ये चीज? तो देखो, सबसे पहली बात, ये कैसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करेगा? तो ये जो बैंक है इसका सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, कहां से ये पैसा लाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में देने के लिए? क्या इसमें डिपॉजिटर्स पैसा जमा करेंगे, जैसा कॉमर्शियल बैंकों में होता है कि हम लोग पैसा डालते हैं और उस पैसे से वो लोन देते हैं लोगों को, बिजनेसमैन को, तो फिर फाइनेंसिंग होती है अलग अलग बिजनेसेस की। तो क्या ये जो नेशनल बैंक सेटअप किया जाने वाला है इसका सोर्स ऑफ फंड डिपॉजिटर्स होंगे क्या? तो नहीं। ध्यान रखना है यहाँ पर, जो ये बैंक हो, ये बैंक आपका स्टेब्लिश किया जा रहा है, इसका सोर्स ऑफ फंड जो है वो ये NABFID ये रेस करेगी अलग अलग बैंकों से। NABFID विल बोरो मनी, NABFID विल बोरो मनी, ये बेसिकली पैसा बोरो करेगी। ऐसा नहीं कि इसमें डिपॉजिटर्स पैसा डालेंगे अपना। सो इट विल बोरो मनी फ्रॉम होम? इट विल बोरो मनी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा ले सकती है ये। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ फिर आपका ये जितने कमर्शियल बैंक्स हैं जैसे SBI, PNB, जिसमें हम और आप, जो पॉपुलर बैंक्स हैं जिसमें हम और आप पैसा डालते हैं, उनसे ये पैसा बोरो कर सकती है। RBI से ये पैसा बोरो कर सकती है। म्यूचुअल फंड जितनी कंपनी है आपकी, उनसे पैसा बोरो कर सकती है।
फिर आपके बड़े बड़े बैंक्स हो गए, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, है ना, आशियान हो गया, है ना। तो ये जितने भी आपके मनी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे बेसिकली ये क्या करेगी, एनएबीएफआईडी ये पैसा बोरो करेगी। और ये पैसा बोरो करने के बाद ये क्या करेगी, फिर उसके बाद ये पैसा वो मीडियम टर्म पे और लॉन्ग टर्म पे लोन पे देने का काम करेगी। किसके लिए, जितने भी देश में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को टाइमली कंप्लीट करने के लिए यहां पर ये इनसे बोरो करके और उनको लॉन्ग टर्म रेट पे यहां पर जो पैसा है वो पैसा यहां पर बेसिकली देने का काम करेगी। किसको ये देने का काम करेगी, इसके क्लाइंट्स कौन से होंगे, जो कौन लोग यहाँ पे, क्या प्राइवेट जो बोरोवर्स हैं, प्राइवेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो भी इससे लोन ले सकते हैं क्या, नहीं। जो इसके क्लाइंट्स होंगे वो केवल और केवल गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट्स होंगे। जो इसके क्लाइंट्स होंगे वो केवल और केवल यहाँ पर गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट्स होंगे। तो यहां पर जो एनएबीएफआईडी जो भी पैसा बोरो करेगी, उस पैसे को मीडियम और लॉन्ग टर्म के तर्ज पर जो प्रोवाइड करने का काम करेगी, वो केवल और केवल गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट्स को काम करेगी। और इससे क्या होगा, इससे बेसिकली हमारे देश में जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, उन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर तेजी से कंप्लीट किया जा सकेगा। सो यहां पर लिख देता हूं मैं कि दे विल बोरो मनी, they will borrow money for long and medium term, for long and medium term from NABFID to complete infrastructural projects, ठीक है, यहाँ पे पूरा नहीं लिखा मैंने, समझ जाना आप लोग, टू कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा। एनएबीएफआईडी को हम लोग क्या कह सकते हैं, फिर ये एक प्रकार का डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और ये समझ लो इसको 1990s के बाद इस तरीके का बैंक अब जाकर के फाइनली लाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ रीजनल इम्बैलेंसेस को एड्रेस किया जा सके। जैसे नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाती है, वहां पे रीजनल इम्बैलेंस आ जाता है कि नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में तो अच्छा डेवलपमेंट है पर नॉर्थ ईस्ट में अच्छा खासा डेवलपमेंट नहीं है। तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए क्या होता है कि प्राइवेट कंपनी आसानी से जाती नहीं है वहां पर, क्योंकि वहां पे मार्केट बड़ा नहीं है, प्राइवेट कंपनी वहां जाती नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट कंपनियों से होता नहीं है वहां पे ज्यादा। तो फिर गवर्नमेंट को ही आगे बढ़ के नॉर्थ ईस्ट में प्रोजेक्ट्स उठाने पड़ते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जब प्रोजेक्ट उठाती है तो गवर्नमेंट आपको पता है डेप्ट में रहती है अपनी हमेशा, और गवर्नमेंट जो है डेप्ट में रहती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन लेना है स्पेशली उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए और भी ज्यादा लोन लेने पड़ते हैं। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट में अब उसको प्रोजेक्ट करना है, तो अब उसके लिए अब उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए। तो अब जो ये गवर्नमेंट होंगे या कॉर्पोरेट्स होंगे, ये किससे पैसा ले सकते हैं, सीधा जाके एनएबीएफआईडी से। ये स्पेशली किस लिए सेटअप की जा रही है, इसीलिए ताकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट्स को पैसा दे सके। इनके पास पैसा कहां से आएगा, ये खुद बोरो करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक, आरबीआई, म्यूचुअल फंड, इन सब से। और गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट्स को कैसे, तो फिर ये पैसा देंगे, तो जितना इन्होंने बोरो किया है उससे हायर इंटरेस्ट रेट पर इनको पैसा दिया जाएगा, और इनको पैसा दे करके प्रॉफिट ये बैंक्स कमाएंगे, और उन प्रॉफिट का यूटिलाइजेशन भी इन फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट करने के लिए किया जाएगा। तो इसी मॉडल पर अपनी जो आरबीआई है, वो आरबीआई के साथ मिलकर के यहाँ पर बेसिकली पार्लियामेंट ने इस बिल को यहाँ पर पास कर दिया है, और इस बैंक को गवर्न करने का काम, इस बैंक के ऊपर नजर रखने का काम आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करने वाली है। अब इसमें जो आपके मैनेजमेंट पार्ट है इसके मैनेजमेंट पार्ट को कौन संभालेगा बेसिकली, ठीक है, इट इज गवर्नमेंट, इट इज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भाई, सरकार पास कर रही है इसे, पार्लियामेंट के बिल के द्वारा पास हुआ है, तो ये कौन सी इंस्टीट्यूशन हुई, ये एक प्रकार की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हुई, राइट। अब इसके मैनेजमेंट को कौन संभालेगा, इसके जो मैनेजमेंट के लेकर के बात करी गई है, तो ये जो एनएबीएफआईडी है, एनबीएफआईडी कह लो इसको, एनबीएफआईडी है ये आपका, तो ये आपका एनबीएफआईडी ये गवर्न किया जाएगा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, इट विल बी गवर्न बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, और जो आपके बेसिकली ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक बेसिकली चेयरपर्सन भी होगा, है ना, एक इसका हेड भी होगा इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। तो ये भी जो भी इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जो भी इसके चेयरपर्सन होंगे,
इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाएगी? सो ये अपॉइंटेड की जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से इनको अपॉइंट करेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जा रहे हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को इस अपॉइंटमेंट को करने के लिए आरबीआई के साथ कंसल्टेशन करना बहुत जरूरी है। सो दे विल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ व्हाट? इन कंसल्टेशन विथ आरबीआई, इन कंसल्टेशन विथ आरबीआई, राइट। और इस तरीके से यहां पर ये जो एनबीएफआईडी है ये आपका इस मैनेजमेंट के द्वारा चलाया जाएगा। और ध्यान रखना, कंफ्यूज होने की बात जरूरी नहीं है। यहाँ पे 100% शेयर इस बैंक के, पूरे 100% शेयर ये किसके द्वारा ओन किए जा रहे हैं? ये कंप्लीटली ओन किए जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। भारत सरकार किया ये कंप्लीटली बैंक होगा। सो 100% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, तो कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का शेयर अभी हाल फिलहाल इसमें नहीं है। लेकिन फ्यूचर के लिए कहा गया है कि जैसे जैसे ये बैंक स्टेबल होगा, जैसे जैसे ये बैंक आपका आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे हम इसका शेयर जो है वो डाइल्यूट कर देंगे और फिर गवर्नमेंट एक समय पे आके केवल 26% शेयर इसका संभालेगी और बाकी के लोग आकर के इस बैंक को, इस इंस्टीट्यूशन को चला सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बैंक है, इस बैंक में इनिशियली 20,000 करोड़ रुपए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डाला जाएगा ताकि इसका इनिशियल स्टार्टिंग अनाउंस हो सके, इसका इनिशियल स्टार्टिंग बेसिकली हो सके। और इस तरीके से एनएबीएफआईडी देश में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए यहाँ पर डेडिकेट की जा रही है। सो इट इज अ टाइप ऑफ development financial institution which will support the development of long term infrastructure financing in our country, and it will increase the pace of completion of infrastructure projects in our country, and this is the main objective of NA हटा लो यहां से, NBFID, National Bank for Financing Infrastructure and Development. So do you understand this current affair? समझ में आई ये बात? क्लियर है ये पॉइंट सभी को कि व्हाट इज एनबीएफआईडी, व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्टिव? देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हम इस टॉपिक को समझे कि नहीं समझे। सबसे पहला क्वेश्चन, ये एनबीएफआईडी है क्या? आंसर, ये एक प्रकार का डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसे कब सेटअप किया गया? इसे मार्च महीने में सेटअप किया गया। किसने सेटअप किया? पार्लियामेंट ने इसे बिल पास करके सेटअप किया। तो इसके शेयर कौन ओन कर रहा है? इसके शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट ओन कर रही है। कितना शेयर? 100% शेयर ओन कर रही है। ठीक है, तो ये बैंक बन गया। तो ये बैंक का काम क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना। किसके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करना? जितने भी गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट्स हैं, वो जितना भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करेंगे उसको सपोर्ट करना इसका काम है। तो ये गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट, इसका मतलब क्या? इस बैंक से लोन लेंगे? बिल्कुल लोन लेंगे, लेकिन इस बैंक के पास देने के लिए पैसा कहां से आएगा? ये बैंक खुद बोरो करेगी। कहां से बोरो करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक, आरबीआई, म्यूचुअल फंड, वर्ल्ड बैंक, आसियान, इन सब से बोरो करेगी। तो अगर ये खुद बोरो करेगी तो इसका मतलब इसे कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा। तो वो इंटरेस्ट कैसे चुकाएगी? तो जितना भी बोरो करेगी उससे ज्यादा रेट पर ये आपका गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट को लोन देगी। तो बीच में जो डिफरेंस आएगा उससे ये प्रॉफिट कमाएगी। उस प्रॉफिट का क्या होगा? उस प्रॉफिट से फर्दर कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया जाएगा। इस तरीके से काम करेगी। अच्छा ठीक है, इसमें जो लोग होंगे वो कौन होंगे? कौन चलाएगा इसे? जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाएंगे, चेयरपर्सन चलाएंगे। इनको कौन अपॉइंट करेगा? इनको अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्या इनकी अपनी पूरी मर्जी होगी? नहीं, आरबीआई के कंसल्टेशन के साथ ही ये आपका अपॉइंट कर सकते हैं। और अभी इसको चलाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए इसमें इनिशियली इन्वेस्ट कर दिए गए हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यू बैंक व्हिच इज सेट अप इन द मंथ ऑफ मार्च। सो आई होप यू ऑल गेट इट नाउ, राइट? इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आया सभी को? ठीक है, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे वो मैंने आपके अभी बोल के बताया मैंने आपको। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट, एक यहाँ पर और कॉन्सेप्ट आ रहा है आपका आरबीआई का। सो करंट अफेयर क्या है यहाँ पर, वो करंट अफेयर समझ लो। सो सबसे पहले करंट अफेयर मैं यहाँ पे लिख देता हूं। नाउ व्हाट इज करंट अफेयर? सो करंट अफेयर ये है कि आरबीआई एक्सटेंडेड द डेडलाइन, आरबीआई एक्सटेंडेड द डेडलाइन टू अप्लाई फॉर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट भाई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई टू अप्लाई फॉर NUE। अब यही हमें पढ़ना है, NUE यानी कि न्यू अम्ब्रेला एंटाइटी।
अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, न्यू अम्ब्रेला एंटिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, यही चीज हमें यहां पर समझनी है कि नाउ व्हाट इज दिस न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, जिसको सेटअप करने के लिए यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके बारे में जो बात कर रही है, ये एक्चुअली है क्या चीज, यहाँ पर न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। तो इसी को समझते हैं हम लोग अपने इस क्लास में। देखो, सबसे पहली बात आपको पता है यहाँ पर कि अपन आज के समय पर जितना भी पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, जितना भी पेमेंट बेसिकली ऑनलाइन करते हैं, उस ऑनलाइन पेमेंट में हम तरह तरीके से ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जैसे IMPS से ऑनलाइन करते हैं, है ना, NEFT से ऑनलाइन पेमेंट करते हैं हम लोग, फिर आपका UPI से ऑनलाइन पेमेंट करते हैं हम लोग, है ना, और इस प्रकार से फिर आपके डिफरेंट भीम ऐप वगैरह इन सब से ऑनलाइन पेमेंट करते हैं हम लोग। तो ये जो भी हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, इस ऑनलाइन पेमेंट को फैसिलिटेट करने का काम, कि ये सही तरीके से प्रोसेस हो, सही तरीके से यहाँ पर हर बैंक का जो ऑनलाइन अकाउंट है उनमें ये सुविधाएं मिल पाए हमें, इन सब को प्रॉपर तरीके से रेगुलर करने के लिए कभी आपने सोचा है कि क्या कोई एक सिंगल बॉडी है क्या, या फिर हर बैंक अपना अपना देखती है, हर कंपनी अपना अपना देखती है, या फिर इस पूरे के पूरे पेमेंट को मैनेज करने का काम पूरी इंडिया लेवल पर क्या कोई एक बॉडी कर रही है, या हर बैंक अपना अपना संभाल रहा है? नहीं, इस पूरे पेमेंट सिस्टम को जो रेगुलेट करता है इंडिया में, तो जो एक बॉडी इस पूरे सिस्टम को रेगुलेट करती है, इस पूरे एक बॉडी का नाम है NPCI, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं इसको हम लोग? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है क्या चीज, इसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा चीजों को। तो देखो, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ना, वो एक आपकी ऐसी एंटिटी है जिसको डिफरेंट बैंकों के द्वारा मिलकर के सेटअप किया गया है। यहाँ पे मैं कहूंगा NPCI क्या है, इसके बारे में मैं कुछ दो बातें करूंगा। तो सबसे पहली बात, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि यही आपका भारत में सारे के सारे पेमेंट सिस्टम को देखती है। सो ये एक प्रकार का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट्स एंड पेमेंट सेटलमेंट्स, रिटेल पेमेंट्स एंड पेमेंट सेटलमेंट्स इन इंडिया, ठीक है, पेमेंट्स एंड पेमेंट सेटलमेंट इन इंडिया। तो ये सारा का सारा पेमेंट को मैनेज करने का काम इंडिया में कर रही है आपकी। अच्छा, इसको सेटअप किसने किया था, ये पूछा जाए अगर हमसे, तो ध्यान रखना, इसको सेटअप किया गया था, ये जो है इनिशिएटिव किसका था, तो ये आपका इनिशिएटिव था RBI का। क्यों इसे लाया गया था? ताकि भारत में डिजिटल पेमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सके, डिजिटल पेमेंट की फैसिलिटी को, डिजिटल पेमेंट के पेनिट्रेशन को ज्यादा से ज्यादा मासेस तक पहुंचाया जा सके। तो ये इनिशिएटिव था RBI का। और RBI के साथ साथ जो अपने बहुत सारे बैंक्स हैं इंडिया के, जिनका एक एसोसिएशन है जिसको कहते हैं हम लोग इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, उनके द्वारा मिल करके ये बेसिकली यहाँ पर IBS को कहते हैं हम लोग, इसके द्वारा मिल करके यहाँ पे NPCI को सेटअप बेसिकली किया गया था। अब ये जो सेटअप किया गया था, क्या ये पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या कोई प्रॉफिट कमाती है? नहीं, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, ये किसी भी प्रकार का आपका प्रॉफिट नहीं कमाती, केवल और केवल ये पेमेंट को फैसिलिटेट करती है। ये केवल इतना ही प्रॉफिट कमाती है कि उससे यहाँ पर अपना जो स्टाफ है, अपनी जो वर्कर्स हैं, जो पूरा का पूरा मैनेज करते हैं पेमेंट सिस्टम को थ्रू आउट इंडिया, उनकी सैलरी पे कर सके, बस इतना ही पैसा कमाती है ये, उससे ज्यादा पैसा नहीं कमाती है। अच्छा, अब इसको यहाँ पर किस एक्ट के अंदर स्टैब्लिश किया गया था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इसको स्टैब्लिश किया गया था बेसिकली स्टैब्लिश अंडर कंपनी एक्ट 1956। इसको स्टैब्लिश किया गया था कंपनी एक्ट 1956 के द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिकली NPCI के बारे में बेसिक बातें हो गई आपकी। अब NPCI के बारे में मैं आपको और चीजें समझाऊं, तो देखो NPCI जो है उसमें इसको मैंने कहा कि बहुत सारे बैंकों ने मिलकर सेटअप किया है। तो इसमें बहुत सारे बैंक के कौन कौन से हैं, इसमें आपके जितने 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो इसको मैनेज करते हैं, 17 प्रकार के प्राइवेट बैंक्स हैं वो इसको मैनेज करते हैं भाई। फिर आपके 3 आपके फॉरेन बैंक्स भी हैं जो इस NPCI को मैनेज करते हैं। फिर उसके बाद 10 प्रकार के कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो इसको मैनेज करते हैं।
फिर उसके बाद 7 प्रकार के रीजनल रूरल बैंक्स हैं, आरआरबी जिनको कहते हैं आप लोग, वो इसको मैनेज करते हैं। तो ओवरऑल इन सब के द्वारा मिल करके मैनेज किया जाता है एनपीसीआई को, ताकि भारत में जो जितने कंज्यूमर्स हैं इन बैंकों के, उन बैंकों के कंज्यूमर्स को ये फैसिलिटी मिल सके और इन फैसिलिटी को एक्सेस करने में कोई दिक्कत ना आए। तो इन सब बैंकों ने मिल करके इस फैसिलिटी को पूरा करवाने की जिम्मेदारी जिस इंस्टीट्यूशन को दी है, उसी इंस्टीट्यूशन का नाम है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसको कई प्रकार के बैंकों ने मिलकर के स्टैब्लिश किया है और आज के टाइम पर इसकी मोनोपोली है इंडिया में। यही एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके सारे के सारे पेमेंट सिस्टम को सेटल करती है और उसको देखने का भी काम करती है, रिफंड वगैरह करने का भी काम करती है अगर कहीं पे पेमेंट नहीं हुआ तो बाकी जितने भी आपके पेटीएम है, फोन पे है, भीम ऐप है, आईएमपीएस है, एनईएफटी है, इससे जो आप जो भी पेमेंट पे क्लिक करते हैं उस पेमेंट को प्रोसेस करवाने का, सेटल करने का, ट्रांसफर करवाने का काम यहां पर एनपीसीआई के द्वारा किया जाता है। तो ये वर्क समझ में आया तुम्हें एनपीसीआई का? अगर ये चीज तुम्हें समझ में आ गई तो तुम्हें अब न्यू अम्ब्रेला एंटिटी समझ में आ जाएगा। एनपीसीआई समझ में आया? व्हाट इज एनपीसीआई एवरीवन? ठीक है। आरआरबी कुछ नहीं, आरआरबी है रीजनल रूरल बैंक। जो ग्रामीण बैंक्स होते हैं उनको कहते हैं रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है। अब अगर तुम्हें एनपीसीआई समझ में आ गया तो तुम्हें मैं एक ऑब्जेक्टिव समझाना चाहता हूं यहां पर कि देखो, अगर मान लो एनपीसीआई किसी दिन मान लो फेल हो गई या इसमें कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया या इसको किसी प्रकार से बैंकों में आपस में रिफ्ट हुआ और इनमें से किसी ने कहा हम सपोर्ट नहीं कर रहे तो हम सपोर्ट नहीं कर रहे, मान लो ये एनपीसीआई आज के टाइम पर इतना बड़ा बन चुका है ये पूरा पूरा इंस्टीट्यूशन कि इस इंस्टीट्यूशन को हम कह सकते हैं कि इट इज टू बिग टू फेल। यानी कि अगर ये किसी दिन फेल हुआ, एनपीसीआई एज ए इंस्टीट्यूशन अगर ये बेसिकली किसी दिन फेल हुआ तो यहां पर फिर पूरा का पूरा हिसाब किताब बिगड़ जाएगा इंडिया में डिजिटल पेमेंट सिस्टम का। पूरा डिजिटल पेमेंट सिस्टम इंडिया में कोलैप्स कर जाएगा यहां पर। तो ऐसे में देखो, एनपीसीआई इन बैंकों के द्वारा मिलकर के चलाए जा रहे हैं और ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हम कि केवल अपने इंडिया के पूरे डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए हम केवल और केवल एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट रहे। सबसे पहले तो ये अपना कंसर्न है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कैसे डिपेंड रह सकते हो आप एक कंट्री का पूरा डिजिटल पेमेंट सिस्टम को प्रोसेस करवाने के लिए। दूसरा कंसर्न ये है कि एनपीसीआई अपने लेवल पे कुछ इनोवेटिव चेंजेस ला पाने में उतना कामयाब नहीं रही है जिससे डिजिटल पेमेंट का सिस्टम पेनेट्रेट करे और डीपर लेवल तक जाकर के और ग्रास रूट लेवल पर जाकर के जो इनोवेशन चाहिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, वहां पर ये इनोवेशन नहीं ला पाई है। फॉर एग्जाम्पल, किस प्रकार के इनोवेशन की बात कर रहा हूं मैं? एग्जाम्पल, तुमने मोबीक्विक का नाम सुना होगा। चलो मोबीक्विक का नहीं सुना, तुमने पेपल का नाम सुना होगा। अब पेपल से मान लो तुम्हें पेटीएम में पैसा ट्रांसफर करना है या मोबीक्विक से तुम्हें पेटीएम में पैसा ट्रांसफर करना है, तो भाई आज के टाइम पर तुम इजिली डायरेक्ट पेटीएम में पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मोबीक्विक से कुछ या पेपल से कुछ पहले तुम्हें अपने बैंक में ट्रांसफर करना पड़ेगा, अपने बैंक के बाद फिर तुम्हें कहीं जाके पेटीएम में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो जो डिजिटल कनेक्टिविटी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में होनी चाहिए बहुत इजी तरीके से, सिंगल क्लिक्स के हिसाब से आसानी से हर ग्राहक अपने इन डिजिटल पेमेंट को प्रोसेस करवा पाए, उसके लिए जो अभी इनोवेशन चाहिए वो सब चीजों में कहीं ना कहीं एनपीसीआई अभी लैग कर रहा है, अभी कहीं ना कहीं इसमें कमी है और ये उतना तेजी से ये पेनेट्रेट नहीं कर पाया। तो अब इन्हीं समस्याओं को सुलझाने के लिए कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम हम एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। फिर दूसरी बात, एनपीसीआई टू बिग टू फेल है, अगर ये फेल हो गई तो पूरा कोलैप्स हो जाएगा। तीसरी बात, इतना इनोवेशन इसके द्वारा नहीं ला पाया गया है अभी तक। तो ऐसे में इसकी मोनोपोली को हटाने के लिए, इसकी मोनोपोली को खत्म करने के लिए इसको कंपटीशन करवाना जरूरी है। यानी कि जब तक ये कंपटीशन फेस नहीं करेगा तब तक बेसिकली इसके अंदर इनोवेशन का एनकरेजमेंट नहीं आ पाएगा। तो ऐसे में अब क्या करने जा रही है आरबीआई अलाउ करने जा रही है पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम में प्राइवेट सेक्टर्स को भी। यानी कि जो आपकी रिलायंस जैसी कंपनियां हो गई, जो आपकी फिर टाटा जैसी कंपनियां हो गई, फिर आपकी अमेजन हो गई, फिर आपकी फ्लिपकार्ट हो गई, यानी कि ऐसी जो भी कंपनीज हैं जिनको एक्सपीरियंस है पेमेंट मैकेनिज्म का,
जो कम से कम 3 साल से एटलीस्ट उसने किसी न किसी प्रकार से पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम में उसे एक्सपीरियंस रहा हो, ऐसी कंपनियों को इनवाइट करने जा रही है आरबीआई कि वो इस सेक्टर में आए। और अभी तक जो काम एनपीसीआई करती थी पेमेंट फैसिलिटेट करने का, वो पेमेंट फैसिलिटेट करने का काम यहां पर अब बेसिकली यहां पर बाकी के जो आपके प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी यहां पर मौका दिया जा रहा है बेसिकली। तो यहां पर उनके द्वारा जो ये काम किया जाएगा, तो अब ऐसे में एनपीसीआई की जो आपकी मोनोपोली है वो खत्म हो जाएगी। और ऐसे में जब टाटा, अमेजन, रिलायंस ये सब आएंगी इस फील्ड में, तो इनको एक प्रकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। और इनको जो लाइसेंस देने का काम करेगी इस पेमेंट सिस्टम को फैसिलिटेट करने के लिए, वो लाइसेंस बेसिकली आरबीआई देगी। और ये जो आरबीआई के द्वारा लाइसेंस दिया जाएगा, इसी लाइसेंस का नाम है एनयूई लाइसेंस। इसी को हम लोग कहते हैं न्यू अम्ब्रेला एंटाइटी लाइसेंस। तो ये न्यू अम्ब्रेला एंटाइटी लाइसेंस है, ये एक प्रकार का लाइसेंस है जिसके अप्लाई करने के लिए प्राइवेट सेक्टर्स के लिए रिसेंटली में डेट बढ़ा दी गई है। और क्या है ये न्यू अम्ब्रेला एंटाइटी लाइसेंस, अब आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इट इज क्लियर राइट, व्हाट इज एन एनयूई, किस प्रकार का लाइसेंस दिया जा रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इट इज क्लियर राइट। तो अब इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं, बेसिकली यहां पर। तो देखो, सबसे पहली बात यहां पर लिखता हूं मैं, यहां पर एनयूई के बारे में हम लोग यहाँ पे अब कुछ बेसिक बातें यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। सो एनयू में लिखो, यहाँ पर एनयूई है क्या, न्यू अम्ब्रेला एंटाइटी। सो लिखो यहाँ पर कि ऑब्जेक्टिव इज टू सेट हाउ वुड दे फंक्शन, दे वुड फंक्शन इन द सेम मैनर एज एनपीसीआई इज फंक्शनिंग। जैसे एनपीसीआई का फंक्शन करती है वो, वैसे ही यहाँ पे एनयूई फंक्शन करेगी। बट यहाँ पे अंतर क्या होगा, ध्यान रखना, एनपीसीआई तो नॉट फॉर प्रॉफिट है, लेकिन ये जो प्राइवेट एंटाइटीज आएंगी, इनको प्रॉफिट कमाने का राइट होगा, ये प्रॉफिट आपका कमा सकती है। और ये सेम मैनर में फैसिलिटेट करेंगी आपका, जिस मैनर में एनपीसीआई फैसिलिटेट करती है। तो बैंकों के साथ ये भी जुड़ेंगी, फोन पे वगैरह के साथ ये भी जुड़ेंगी, और आपके पास ऑप्शन होंगे कि आप किसके थ्रू करवाना चाहते हैं। या फिर कंपनीज के पास ऑप्शन होंगे कि वो एनपीसीआई को ये टारगेट, एनपीसीआई को कहना चाहती है कि वो टारगेट करे पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम को, या फिर जो प्राइवेट सेक्टर है वो अगर एफिशिएंट है तो वो कंपनी के लिए काम करे। तो कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो किसको अप्रोच करती है अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू पेमेंट सिस्टम को प्रोसेस करवाने के लिए, राइट। सो एनपीसीआई की तरह फंक्शन करेंगे, लेकिन इनको प्रॉफिट कमाने का अधिकार होगा। सो व्हाट इज एनयूई, सो एनयूई इज March by March. So what is its objective? Objective is to set up new pan India umbrella entity, which will focus on retail payment system, ठीक है, which will focus on retail payment system. NUE will be authorized under Payment and Settlement System Act, System Act 2007, and shall be a company incorporated under Companies Act 2013, ठीक है। तो ये याद रख लेना, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं इसको। पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 का पार्ट होंगे ये, और कंपनीज एक्ट 2013 का ये बेसिकली पार्ट होंगे, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट। सो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, अगला पॉइंट, एनयूई विल, जो भी आपकी यहां पे कंपनी आएंगी, एनयूई would also have to maintain a minimum net worth of 300 crore at all times। तो ये एलिजिबिलिटी का पार्ट हो गया है।
300 करोड़ एट ऑल टाइम्स, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, 300 करोड़ रुपीज एट ऑल टाइम्स, एंड they should have experience in payment settlement system for at least 3 years. ये दूसरी एलिजिबिलिटी हो गई, for at least 3 years, right? अब नेक्स्ट पॉइंट, these companies can earn profit, unlike NPCI, unlike National Payment Corporation of India. So this is the point here. तो यहां पर रिलायंस वगैरह सब कुछ ये आएंगी आपकी, और यही एक मेजर डिफरेंस होगा। एनपीसीआई क्या है वो चीज आपको समझ में आ गई, और ये कंपनी किस लिए आ रही है। सो ये कंपनी आ रही है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव इनका यही है, टू ब्रेक द मोनोपोली ऑफ एनपीसीआई, और जो पूरा का पूरा यहाँ पर सिस्टम है आपका डिजिटल पेमेंट सिस्टम, टू इंड्यूस इनोवेशन इन डिजिटल सिस्टम, तो ये सब ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए आपका इन कंपनियों को इनवाइट किया जा रहा है। और अब केवल एनपीसीआई प्रोसेस नहीं करेगी पेमेंट को, बाहर से जो ये बाकी कंपनियां हैं वो भी यहाँ पे प्रोसेस करने का काम करेगी। तो एनयूई एक प्रकार का लाइसेंस है, इन्हीं लाइसेंस को लेने के लिए जो ऑब्जेक्टिव इनको पूरे करने हैं वो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर ये ऑब्जेक्टिव पूरा करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इनको लाइसेंस दे दिया जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू अम्ब्रेला एंटिटी। समझ में आया सभी को? इट इज क्लियर, राइट एवरीवन? बात आ गई समझ में सभी के? व्हाट इज न्यू अम्ब्रेला एंटिटी, ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, कौन इनको बुला रहा है ना, लाइसेंस कैसे दिया जाएगा इनको, लाइसेंस देने के बाद ये काम क्या करेंगी, सारी चीजें समझ में आ गई। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला यहां पर एक और, ये मैंने आपको पहले भी करवाया था। सो अब मुझे बताओ आप, यहां पर मैं आपसे एमसीक्यू पूछूंगा। यहां पर कंपनीज एक्ट दोनों डिफरेंट है, यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 है और ये पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 है। दोनों के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे इन कंपनियों को। चलो अब अगला एक पॉलिसी है जो काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। इस पॉलिसी का नाम है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। तो तुम मुझे बताओ, सबसे पहली बात, तुम्हें मैं क्लास में भी ये पढ़ा चुका हूं कि व्हाट इज व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। तो तुम मुझे बताओ बेसिकली कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी में 2 प्रकार की गाड़ियों की बात करी जाती है। कौन से 2 प्रकार की गाड़ियों की? एक तो भाई अपनी कमर्शियल व्हीकल हो गई, और एक हो गई अपनी बेसिकली पैसेंजर व्हीकल हो गई, है कि नहीं है? इन दोनों प्रकार के व्हीकल्स के बारे में बात करी जाती है। सॉरी, एक कमर्शियल हो गई, एक प्राइवेट व्हीकल हो गई। इन दोनों प्रकार के व्हीकल के बारे में बात करी जाती है। तो सबसे पहली बात, क्या है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, इसको कौन लाया है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया? सो इसे लॉन्च किया गया था आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के द्वारा, जो आपके जिसके मिनिस्टर हैं यहाँ पर नितिन गडकरी। दिशांत आपका आंसर गलत है। सो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के जो मंत्री हैं उनके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि नितिन गडकरी जी इसको देख रहे हैं। अब उसके बाद क्या है यहाँ पर व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी? तो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का मेन एम है गाड़ियों का डी रजिस्ट्रेशन करना, स्पेशली उन गाड़ियों का डी रजिस्ट्रेशन करना जिन गाड़ियों को चलते चलते बहुत ज्यादा टाइम हो गया है और वो पॉल्यूशन फैलाने में लगी हुई है, और पॉल्यूशन फैलाने के साथ साथ अब वो उनके द्वारा फ्यूल का भी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, पॉल्यूशन भी ज्यादा फैला रही है वो। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखो, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी कई सारे ऑब्जेक्टिव के साथ लाया गया था। किन ऑब्जेक्टिव के साथ लाया गया था सुनो जरा सा, कि देखो सबसे पहली बात, कुछ गाड़ियों को हम 15 साल के बाद रिटायर करवा देंगे और कुछ गाड़ियों को हम लोग 20 साल के बाद रिटायर करवा देंगे। कैसे रिटायर करवाएंगे? तो देखो, जितने भी आपके कमर्शियल व्हीकल्स होंगे, यानी कि जो आपके ट्रक हो गए, जो ऐसी गाड़ियां हो गई जिनका इस्तेमाल आप ट्रेड करने के लिए बेसिकली करते हो, उन कमर्शियल व्हीकल्स को हम लोग रजिस्टर करा देंगे, डी रजिस्टर करा देंगे 15 साल के बाद। ठीक है, अब कैसे 15 साल के बाद इनको डी रजिस्टर कराएंगे? देखो, इनके लिए अलग अलग जगह पर
आपका फिटनेस सेंटर एस्टेब्लिश किए जाएंगे। उन फिटनेस सेंटर से इनको परमिशन लेनी पड़ेगी, उन फिटनेस सेंटर पे ले जाकर के अपनी गाड़ी को ले जाना पड़ेगा और टेस्ट करवाना पड़ेगा कि गाड़ी रोड पर कितना चलने लायक है और कितना चलने लायक नहीं है। अब ये जो फिटनेस सेंटर होंगे, ये फिटनेस सेंटर गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं और ये फिटनेस सेंटर आपके प्राइवेट के भी हो सकते हैं। फिटनेस सेंटर, ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर कोई भी स्टैब्लिश कर सकता है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। तो जितनी भी गाड़ियां होंगी, चाहे कमर्शियल व्हीकल चाहे आपका प्राइवेट व्हीकल होंगे, इनको जाना पड़ेगा उन फिटनेस सेंटर्स के पास और यहां पे फिटनेस सेंटर के पास जाके वो फिटनेस सेंटर इनकी गाड़ियों की हालत देखेगा। अगर गाड़ियों की हालत ऐसी है कि अब रोड पे नहीं चल सकती, वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैला रही है, उसकी एफिशिएंसी घट चुकी है, वो ज्यादा फ्यूल खपत कर रही है, तो इन सब पैरामीटर्स के बेसिस पर वो या तो गाड़ी को पास करेंगे तो मतलब गाड़ी फिटनेस टेस्ट में पास हो गई, अब वो रोड पे चल सकती है। और अगर यहां पर वो पास नहीं कर रहे तो इसका मतलब अब उसके बाद रोड पे गाड़ी वो नहीं चल पाएगी। अगर उसके बाद आप रोड पे गाड़ी लेकर के जाते हैं तो उसके बाद आपको हैवी चालान भरना पड़ सकता है पुलिस वालों के सामने। लेकिन अगर आपकी गाड़ी पास भी कर जाती है तो आपकी गाड़ी पास करने के बावजूद भी आपको जितना अभी रजिस्ट्रेशन का चार्जेस देते हो उसका बेसिकली यहां पर 8 गुना ज्यादा और 20 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है आपका चार्जेस। जो 500 रुपए लगते थे फिटनेस टेस्ट पास होने के बाद, अब उस 500 की बजाय आपको 4 या 5 हजार रुपए देना पड़ेगा 15 सालों के बाद। अगर आपकी कमर्शियल व्हीकल है और प्राइवेट व्हीकल है तो 20 सालों के बाद, अगर आपकी गाड़ी सही है और आप उसे चलाना चाहते हो तो मेनली ऐसा क्यों किया जा रहा है? मेनली ऐसा इसलिए किया जा रहा है, इसलिए इंकरेज किया जा रहा है इसको, ताकि पुरानी गाड़ियां रोड से हटें, उससे पॉल्यूशन कम हो। उससे पॉल्यूशन तो कम होगा ही होगा, साथ ही साथ जब पुरानी गाड़ियां हटेंगी तो नई गाड़ियों के लिए डिमांड आएंगी। अब जो नई गाड़ियों के लिए डिमांड आएंगी, उस डिमांड की वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऑटोमेशन सेक्टर जो है हमारा, वो तेजी से ग्रो करेगा और जगह जगह पर ये फिटनेस सेंटर स्टेब्लिश होंगे। तो भाई नितिन गडकरी जी का कहना है कि 35,000 से ज्यादा जॉब्स जो है हम वो क्रिएट कर पाएंगे इकोनॉमी के अंदर। और इस तरीके से मतलब है कि विन विन सिचुएशन है कि इंडस्ट्री का भी फायदा और इंडस्ट्री के फायदे के साथ साथ कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, और जो लोग यहाँ पर पुरानी गाड़ियां चला रहे हैं उनका वैसी एवरेज खराब आ रहा है तो उनको भी हम फायदा देंगे। अब क्या होगा कि इनकी गाड़ियों को हम चलाने से अगर मना करेंगे तो अगर इनको नई गाड़ी खरीदने जाते हैं ये, तो उनको नई गाड़ी खरीदने के समय पर हम 5% का डिस्काउंट भी दिलवाएंगे। यानी कि जो अगर ये नई गाड़ी खरीदने जाते हैं उसका जो भी एक्चुअल प्राइस पड़ता है, अगर आपने ये फिटनेस सेंटर से सर्टिफिकेट लिया है रिटायर करवाने का गाड़ी को, तो आप उस सर्टिफिकेट को लेके जाएंगे गाड़ी खरीदने के लिए तो आपको 5% का छूट भी दिया जाएगा प्राइसेस के ऊपर। साथ ही साथ राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, जो रोड टैक्स लगता है गाड़ियों का चलने के लिए, उसमें भी छूट देगी। पर्सनल व्हीकल के लिए 25% और कमर्शियल व्हीकल के लिए 15%। फिर जो गाड़ी खरीदने के बाद रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फी जो लगती है वो भी हटाया जाएगा। तो इस प्रकार से लोगों को एनकरेज किया जाएगा नई गाड़ी खरीदने के लिए और पुरानी गाड़ियों को हटाने के लिए। ऑटोमेशन सेक्टर का भी भला होगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, और इसी पॉलिसी को हम लोग कहते हैं क्या? इसी पॉलिसी को कहते हैं हम लोग व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। तो अब इसी में पॉलिसी क्या आई है, पॉलिसी ड्राफ्ट होकर के क्या आई है, वही मैंने आपके साथ पॉइंट्स बताए अभी शेयर किए, उसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पर a commercial vehicle to be deregistered after 15 years, private vehicle to be deregistered after 20 years। यहां पे मैं इसको ब्रैकेट में बंद करूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा if they fail to pass fitness test at automatic fitness center, राइट। तो यहां पर इनको फिटनेस टेस्ट पास करना पड़ेगा तब ये चल सकता है। फिटनेस टेस्ट पास भी कर लें तो उनको कुछ ज्यादा नहीं है, इनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा रोड पे चलने के लिए। अब यहां पर इंसेंटिव्स क्या लाए जा रहे हैं, जिन इंसेंटिव्स के बारे में बात करी मैंने उसको मैं यहां पे हाईलाइट कर देता हूं। सो इंसेंटिव्स टू स्क्रैप ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल्स। सो व्हाट आर दीज इंसेंटिव्स, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सो इंसेंटिव्स टू स्क्रैप ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल्स
तो इसमें सबसे पहला इंसेंटिव लिखो, स्टेट गवर्नमेंट state government to offer road tax rebate, road tax rebate of up to 25% for personal vehicles, and 15% for commercial vehicles. अब यही ड्राफ्ट आपका मार्च के महीने में आया था, जो ये टर्म्स एंड कंडीशन में आपके लिए लिख रहा हूं, कमर्शियल व्हीकल्स. फिर नेक्स्ट पॉइंट, manufacturers to provide 5% discount on purchase of new vehicle, ठीक है. फिर नेक्स्ट पॉइंट, रजिस्ट्रेशन फीस may also be waived registration fee may also be waived for purchase of new vehicle, राइट. सो यही आपका सारा का सारा हिसाब किताब है जिसको यहाँ पे ड्राफ्ट में डाला गया है. इससे बेटर फ्यूल एफिशिएंसी अचीव की जाएगी. इससे क्या होगा, रोड और व्हीकल और सेफ्टी भी बढ़ेगी. देखो अभी एक और फायदा है इसका, पुरानी गाड़ियों में जो आपके एयर बैग्स वगैरह हैं 15-15 साल पुरानी गाड़ियों में, वो तो नहीं आते ना, और आते भी हैं तो केवल ड्राइवर सीट के लिए आते हैं, अगल बगल वालों के लिए नहीं आते. लेकिन अब जो नई गाड़ी आ रही है उसमें क्या है कि एयर बैग हर सीट के लिए, तो इससे रोड सेफ्टी भी बढ़ेगी. आप नई गाड़ियों की तरफ जाएंगे तो आपकी गाड़ियों का एवरेज भी बढ़ेगा, आपकी गाड़ियों की इंजन फ्रेश होंगी, तो उससे पॉल्यूशन भी कम होगा, क्लाइमेट चेंज को भी हम टैकल कर सकते हैं, ऑटोमेशन सेक्टर भी ग्रो करेगा, एम्प्लॉयमेंट भी ग्रो करेगी. तो इसमें सबका फायदा है. इसी ऑब्जेक्टिव के साथ यहां पर ये लाया जा रहा है आपका व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, और एंकरेज करने के लिए ये आपके इंसेंटिव्स जो है वो डिसाइड किए गए हैं इस पॉलिसी के अंदर, जो मार्च के महीने में इसको लेकर के ड्राफ्ट तैयार किया गया था. सो दिस इज आवर थर्ड पॉलिसी विच इज नोन एज व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी. इज इट अ मैराथन क्लास? देखो मैराथन क्लास क्या होती है, मतलब 3.5 घंटे की चलेगी कि नहीं चलेगी? नहीं, अभी ये 4:30 तक क्लास है फिलहाल. यस, आई कैन शो यू द प्रीवियस स्लाइड. देखो इसको जल्दी से करो नोट. थोड़ा इकोनॉमी के करंट अफेयर कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, तो ये उम्मीद मत करो कि 2-2 मिनट में खत्म हो जाएंगे सारे करंट अफेयर. जल्दी करो, है ना. एम है कि कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनको करना ही करना है. लास्ट पॉइंट इनकम्प्लीट है. लास्ट पॉइंट कहां पे? ये लास्ट पॉइंट है, इफ दे फेल टू पास फिटनेस टेस्ट ऑफ ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर. हाँ, इफ दे फेल टू पास फिटनेस टेस्ट ऑफ ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर, तो उसका मतलब है फिर इनका डी रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा. देन कॉमर्शियल व्हीकल्स हैव टू बी डी रजिस्टर्ड आफ्टर 15 years. प्राइवेट व्हीकल हैव टू बी डी रजिस्टर्ड आफ्टर 20 years when they fail to pass fitness test at automatic fitness center. ठीक है, चलो. अब इसके बाद फिर क्या एंकरेज किया जाएगा गाड़ी खरीदने के लिए नया, उसके लिए पॉलिसी आई है आपकी. अब इतना हो गया, चले अगले करंट अफेयर की तरफ. डन एवरीवन, राइट? एनपीसीटी रवि बाद में बताता हूं, रुको अभी. अब इसके बाद यहां पर अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कैपिटल गेन टैक्स. कैपिटल गेन टैक्स. नाउ ये कॉन्सेप्ट भी आपका काफी ज्यादा यहां पर रहा है, क्योंकि रिसेंटली में एक बिल पास हुआ है. इस बिल का नाम है फाइनेंस बिल 2021. सो रिसेंटली फाइनेंस बिल 2021 proposed an amendment to the regulations
relating to capital gain tax, relating to capital gain tax. Now first of all we need to understand that what is capital gain tax, right? Otherwise how can we understand that what are the changes? देखो सबसे पहली बात कैपिटल गेन टैक्स होता क्या है, इसकी एक अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन लिख दूं तो इट इज अ टैक्स ऑन ग्रोथ ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑन ग्रोथ ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑन ग्रोथ ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ समझाता हूं। देखो हुआ ये बेसिकली कि मान लो आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी, ठीक है, आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी 2021 में, ठीक, मैं कहता हूं कि आपने कुछ प्लॉट लिया, आपने कोई जमीन वमीन ली, जो भी लिया, प्लॉट लिया हो सकता है, घर लिया हो सकता है, वॉट एवर यू हैव परचेज्ड। मान लो आपने ये प्लॉट लिया, एग्जाम्पल के लिए लेता हूं मैं, 20 लाख का आपने प्लॉट लिया आज 2021 में, ठीक है। अब इस 20 लाख का जो भी आपने प्लॉट लिया उससे हमें मतलब नहीं है। अब मान लो 2030 आया, 2030 में आपको लगा कि भाई प्लॉट के बगल से हाईवे निकल रहा है, बिल्डर्स आ गए हैं, अब यहां पर प्लॉट की वैल्यू बढ़ गई है हमारी, और प्लॉट की वैल्यू अचानक से बढ़ के पहुंच गई आपकी 70 लाख रुपए। अचानक से बढ़ गई प्लॉट की वैल्यू, डेवलपमेंट हो सकता है, आसपास मेट्रो आ जाए, हवाई अड्डा आ जाए, कुछ आ जाए, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाते हैं काफी ज्यादा। तो मान लो प्रॉपर्टी के रेट हो गए 70 लाख रुपए, आपने प्लॉट को बेचा। जब तक नहीं बेच रहे हो तब तक मैं नहीं कह रहा हूं, आपने जब बेच दिया, जब आपने यहां पर बेसिकली बेच दिया, तो बेच दिए जाने के बाद आपने कितने का फायदा कमाया? आपने फायदा कमाया 50 लाख रुपए का। तो ये जो 50 लाख रुपए का फायदा कमाया है आपने, ये आपकी एक्स्ट्रा इनकम या ये आपकी एक्स्ट्रा प्रॉफिट बन गई कि नहीं बन गई? ये आपकी एक्स्ट्रा प्रॉफिट बन गई। और ये जो प्रॉफिट हुआ आपके ऊपर, आपने ये प्रॉफिट बनाया अपना, इस प्रॉफिट के ऊपर अब सरकार का आपके ऊपर कुछ टैक्स बनता है कि नहीं बनता है? क्योंकि सरकार टैक्स हर प्रॉफिट पे लगाती है। तो अब यहां पर ये जो टैक्स लगेगा आपके इस प्रॉफिट के ऊपर, इसी टैक्स को क्या कहेंगे हम लोग? इसी टैक्स को कहेंगे कैपिटल गेन टैक्स। इसी टैक्स को कहेंगे हम लोग कैपिटल गेन टैक्स। तो यही मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि इट इज अ टैक्स ऑन ग्रोथ ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सिंपल सा देखो हमने किस चीज पे लगाया, 20 लाख से 70 लाख हुआ तो टैक्स कितने पे लगा? इट इज अ टैक्स विच इज अप्लाइड ऑन ग्रोथ ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसी पे तो टैक्स लगा, और इसी पे जो टैक्स लगा उसी को कह रहे हैं हम लोग कैपिटल गेन टैक्स। सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैपिटल गेन टैक्स? सिंपल इनफ, राइट? क्लियर है ये व्हाट इज कैपिटल गेन टैक्स? ठीक है, तो इसको मैं पूरा कर देता हूं लाइन को। इट इज अ टैक्स ऑन ग्रोथ ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट when individuals and corporations when individuals and corporations when individual and corporations when individual and corporations sell those investments sell those investments sell those investments। अब हमसे यहां पे पूछा जा सकता है, क्या ये टैक्स आपका, क्या यहां पर ये जो टैक्स है आपका, क्या ये अनसोल्ड इन्वेस्टमेंट पे भी लगेगा? नहीं, टैक्स डजंट अप्लाई टू अनसोल्ड इन्वेस्टमेंट्स। टैक्स डजंट अप्लाई टू अनसोल्ड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर जो टैक्स है वो टैक्स केवल और केवल कैपिटल एसेट्स पे लगाया जा सकता है। कैपिटल एसेट क्या चीज आ गई, अब बताता हूं मैं यहां पे। कैपिटल गेन टैक्स ओनली अप्लाई टू कैपिटल एसेट्स, only apply to capital assets. Now what is capital assets? What is यहाँ पे basically capital assets? तो यहाँ पर कैपिटल एसेट का मतलब है मेरा पे यहाँ पे, जैसे कि आपके स्टॉक्स हो गए, इसको कैपिटल एसेट माना जाता है, यानी कि जिसमें आपने पैसा इन्वेस्ट करके छोड़ रखा है। बॉन्ड्स हो गए, इसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट माना जाता है। ज्वेलरी हो गया आपका, ये एक प्रकार का कैपिटल एसेट होता है। फिर आप कॉइन कलेक्शन कर रहे हो कि एक दिन जब ये एक्सटेंट हो जाएंगे कॉइन, तब इसको महंगे में बेचूंगा, तो वो आपका कैपिटल एसेट हो गया। फिर आपकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी हो गई, ये आपका कैपिटल एसेट हो गया। तो ऐसा प्रॉपर्टी है आपकी जिसमें आपने पैसा लगा के छोड़ रखा है ताकि आप फ्यूचर में उसके ऊपर कुछ ना कुछ वैल्यू कमा सको, तो उसको कहते हैं हम लोग कैपिटल एसेट। और उसी पर ये यहाँ पर
जो टैक्स है वो टैक्स लगता है। अब मुझे बताओ, जैसे मान लो, ये बताओ मुझे, जैसे मान लो अपने दादाजी हैं, दादाजी की कोई प्रॉपर्टी है, दादाजी की बेसिकली कोई यहाँ पे प्रॉपर्टी है। अब ये जो दादाजी की कोई प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए। अब दादाजी ने ये प्रॉपर्टी हमारे नाम करी, हमारे नाम कर दी। अब हमारे नाम कर दी तो यानी कि हमारी वैल्यू 1 करोड़ रुपए बढ़ गई। अब बताओ मुझे क्या टैक्स देना पड़ेगा इसके ऊपर, कैपिटल गेन टैक्स? बताओ जरा सा, क्या यहां पर फिर मुझे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा, राइट। तो यहां पर ये नहीं लगेगा आपका। जितने भी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होंगे, जिनको भी मैं अपने पूर्वजों से ले रहा हूं, उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको बेचता हूं, अगर मैं इसको बेच देता हूं, तो क्या मुझे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा? अगर मैं इसको बेचता हूं तो क्या मुझे कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा? फिर मुझे देना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये इसका तीसरा प्रोविजन है। सो राइट डाउन, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। it is not applicable to it is not applicable to inherited property as there is no sale, as there is as there is as there is no sale। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कैपिटल गेन टैक्स जो है हमारा वो डिफाइंड होता है। अब इसमें एक और एमसीक्यू पूछा जा सकता है आपसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स किसको कहते हैं? तो ये अगर एमसीक्यू के रूप में आपसे पूछा गया कि व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स उस एसेट पर लगता है जिस एसेट को आपने होल्ड करके रखा है 36 महीनों से ज्यादा के लिए। एन एसेट दैट इज हेल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ्स। तो ऐसे एसेट को अगर आप बेचते हो और उस पे जो आप फायदा कमाते हो, उस पे जो टैक्स लगता है, तो वो आपका लगने वाला टैक्स कहलाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो ऐसे एसेट के ऊपर लगने वाला टैक्स जो 36 महीनों के बाद बेचा जाए, वो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब यहां पे बदलाव क्या किया गया, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि कैपिटल गेन टैक्स होती क्या चीज है। अब मैंने यहां से कहा कि रिसेंटली फाइनेंस बिल 2021 ने एक अमेंडमेंट किया है, रेगुलेशन रिलेटिंग टू कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, अप्रॉक्स ये डिपेंड करता है अलग अलग प्रॉपर्टी वैल्यू पे, ये सेम नहीं होता सबके लिए। स्टॉक के लिए अलग होता है, बॉन्ड के लिए अलग होता है, ज्वेलरी के लिए अलग होता है। सबको सेम स्लैब में नहीं रख सकते हम लोग। ठीक है, अब और कितना प्रॉफिट हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है, प्रॉफिट का भी अलग अलग स्लैब होता है। तो ऐसा नहीं कि हम इसको कोई यूनिफॉर्म टैक्स होता है कैपिटल गेन टैक्स, इतना ही परसेंट लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद अमेंडमेंट क्या किया गया बेसिकली, तो अमेंडमेंट ये किया गया है, मैं यहां पे लिखता हूं, ये आपका करंट अफेयर है। सो अमेंडमेंट imposes capital gain tax on any assets or shares received by a partner of a company when he or she retires or leave the company or firm, तो इनके लिए क्लियरली यहां पर डिफाइन किया गया है कैपिटल गेन टैक्स कि जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी से जुड़ा हुआ है, अब मान लो बीच में वो कंपनी को छोड़ता है या रिटायर हो जाता है, तो रिटायर होने के बाद उसको कंपनी से जितनी उसकी वैल्यू मिलेगी, जितना भी उसका शेयर उसे मिलेगा, तो वो जितना भी वो कंपनी से शेयर, जितना भी पैसा वो लेके निकल रहा है, वो उसका प्रॉफिट माना जाएगा और उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा। तो इसी को यहां पर क्लियर किया है रिसेंट के अमेंडमेंट ने कि जो भी आप शेयर रिसीव कर रहे हैं एक कंपनी के पार्टनर होने के नाते, जब आप रिटायर कर रहे हैं या कंपनी को छोड़ रहे हैं, तो यहां पर आपके ऊपर भी कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाएगा। यही फाइनेंस बिल 2021 हमें कहता है। तो यही आपका करंट अफेयर था और इस वजह से कैपिटल गेन टैक्स का कॉन्सेप्ट जो है ये आपका न्यूज में था। अब आगे की बात करेंगे हम लोग, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। अगला इकोनॉमी का करंट अफेयर ये हो गया, आपको समझ में आया व्हाट इज कैपिटल गेन टैक्स। देखो, इकोनॉमी के करंट अफेयर थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए वी आर डूइंग इट लिटिल बिट स्लोली। सबसे पहले NBFID कॉन्सेप्ट क्लियर है?
क्या था ये क्या नहीं था, एनबीएफआईडी जल्दी बताओ मेरे को। एनबीएफआईडी में कोई डाउट नहीं, सभी को क्लियर है। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा न्यू अम्ब्रेला एंटाइटी का कॉन्सेप्ट कि व्हाट इज न्यू अम्ब्रेला एंटाइटी, ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर उसके बाद यहां पे व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी पढ़ी अपन ने, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ी यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स का कॉन्सेप्ट। तो चारों आपके इकोनॉमिक से रिलेटेड करंट अफेयर से यहाँ पे ये जो था आपका कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब ओ स्मार्ट वगैरह रुक जाओ शिखा, उसके बारे में मैं लास्ट में बता दूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे अनरिलेटेड हो जाएगा। यहाँ पे अगला जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे इकोनॉमी का न्यूज में रहा था वो रहा था बॉन्ड यील्ड्स का कॉन्सेप्ट। अगर आप अखबार पढ़ रहे थे मार्च के महीनों के दौरान तो आप न जाने इस वर्ल्ड को न जाने आपने अखबारों में कितनी बार पढ़ा होगा बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये क्या है बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट, इसको समझ लेते हैं कि व्हाट इज बॉन्ड यील्ड एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग आवर इंडियन इकोनॉमी एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग द एंटायर वर्ल्ड। क्योंकि बॉन्ड यील्ड को लेकर के केवल भारत में चिंताएं नहीं थी, बॉन्ड यील्ड को लेकर के आपकी पूरी दुनिया में चिंता थी। क्योंकि अमेरिका में भी आपका जो बॉन्ड यील्ड जिस तरीके से बढ़ रहा था उसको लेकर के काफी ज्यादा यहाँ पे चिंता जताई जा रही थी। तो देखो सबसे पहली बात बॉन्ड होता क्या है, अगर एक सिंपल सी लैंग्वेज में तुम्हें बताऊं तो बॉन्ड होता है दो तरीके का। एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसको अपने कॉर्पोरेट इशू करते हैं, जिसको अपन लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड कहते हैं, और एक प्रकार का ऐसा बॉन्ड होता है जिसे गवर्नमेंट इशू करती है, जिसे गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं। तो होता क्या है बॉन्ड, तो जैसे मान लो मैं एक एक्स नाम की कंपनी हूं, मेरे पास पैसा नहीं है प्रोडक्ट को बनाने के लिए आगे, तो मैं पैसा मार्केट से इकट्ठा करूंगा। कैसे मार्केट से इकट्ठा करूंगा, तो मैं अपनी तरफ से एक बॉन्ड इशू करूंगा, अपनी कंपनी का नाम होगा मेरा यहाँ पर, और फिर उसके बाद मैं कहूंगा कि मैं ये जो बॉन्ड इशू कर रहा हूं ये मैं आपका मान लो 1,000 रुपए का बॉन्ड इशू कर रहा हूं, ठीक है, और ये जो 1,000 रुपए का बॉन्ड इशू कर रहा हूं, आप अगर ये बॉन्ड मेरे से खरीदते हो, मैं पब्लिक से कहूंगा अगर आप ये मेरे से बॉन्ड खरीदते हो तो मैं आपको 10% इंटरेस्ट रेट पर 10 साल के बाद पैसा चुका दूंगा, यानी कि 10 साल के बाद मैं आपको 1,100 रुपए दे दूंगा, और इस ये मेरी कंपनी का प्रॉमिस होगा। आप कहोगे यार कि बैंक में कौन पैसा लगाए, बैंक में तो मेरे को 4 से 5% मिल रहा है बस पैसा, है ना, या 6% मिल रहा है मेरे को, अगर मैं बॉन्ड में इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे को 10% का फायदा है। तो आप कहोगे ठीक है, आपसे मैं बॉन्ड परचेज करूंगा, आप अपना पैसा दोगे कंपनी को और कंपनी इसके बदले आपको बॉन्ड सेल कर देगी। इस प्रकार से कंपनी ने पैसा रेज किया, पैसा इस पैसे को कंपनी ने लगाया प्रोडक्ट बनाने में, उससे प्रॉफिट कमाया, और जितना भी प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ हिस्सा खुद रखा और बाकी का हिस्सा आपको चुका दिया जैसे इस बॉन्ड का टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से इस ऑब्जेक्टिव के साथ यहां पर बॉन्ड इशू किए जाते हैं इकोनॉमिक मार्केट में। ठीक है, सरकार भी ये इशू करती है और जितनी कंपनियां हैं वो भी इशू करते हैं यहाँ पे। तो जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उनके केस में क्या होता है कि हायर रिस्क होता है, क्योंकि हो सकता है कंपनी फेल हो सकती है, लेकिन ये इंटरेस्ट ज्यादा देते हैं, तो इनके केस में हायर रिस्क होता है, लेकिन यहाँ पर जो रिटर्न होता है वो रिटर्न यहाँ पर हायर होता है। ठीक है, अगर कंपनी फेल हो गई तो तभी तो कह रहे हैं कि हायर रिस्क है यहाँ पर। भाई खुशी मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड कंपनी पैसा इकट्ठा करने के लिए रेस करती है, कंपनी बॉन्ड इशू करती है, उस बॉन्ड पे वैल्यू लिखा होता है कि 1,000 रुपए का बॉन्ड है, जो मुझसे खरीदेगा उसको मैं 10% हर साल दूंगा, और 10 साल तक के लिए मैं इस बॉन्ड को बेचने जा रहा हूं। लोगों को लगता है कि बैंक में हम 4-5-6% हमको ब्याज देती है, हम क्यों ना बॉन्ड खरीद लें। लोग बॉन्ड खरीदते हैं, कंपनी को पैसा मिलता है, कंपनी पैसे को प्रोडक्ट बनाने में इन्वेस्ट करती है, प्रोडक्ट को बेचती है, प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट से कुछ पैसा हमें दे देती है, कुछ पैसा अपने पास रख लेती है, और इस तरीके से बॉन्ड एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है कंपनी के लिए पैसा कलेक्ट करने का मार्केट से, और 10 सालों के बाद 5 सालों के बाद जितना भी टाइम पीरियड है उसके बाद वो पैसा लौटा देती है पब्लिक को। तो पब्लिक बॉन्ड में इसलिए पैसा डालती है क्योंकि उस पर ब्याज अच्छा खासा मिलता है, और कंपनी इसलिए बॉन्ड इशू करती है क्योंकि भाई कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी के हाथ में पैसा नहीं है लगाने के लिए, तो टेम्पररी समय के लिए मनी रेस करने के लिए कंपनी बॉन्ड रेस करती है जिसको पब्लिक खरीदती है इंटरेस्ट पाने के लिए। तो ये होता है बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। इसी प्रकार से गवर्नमेंट भी यहाँ पे बॉन्ड जारी करती है। अब जो गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है उसमें क्या होता है कि रिस्क लोअर होता है, क्योंकि सरकार तो फेल नहीं हो सकती, सरकार तो चलती रहेगी, कभी ना कभी तो चुकाएगी, तो ये इसमें रिस्क लोअर होता है। इस वजह से इसमें जो रिटर्न है वो रिटर्न भी बेसिकली यहाँ पे लोअर होता है।
यहाँ पे रिटर्न भी लोअर होता है। अब देखो बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि हमें बॉन्ड क्या है, ये तो हमें समझ में आ गया बेसिकली कि बेसिकली बॉन्ड होती क्या चीज है। तो मान लो मेरे पास अब एक बॉन्ड है, इस बॉन्ड की वैल्यू मैं बताता हूं कि 1,000 रुपए, सपोज एग्जांपल के लिए 1,000 रुपए है, और ये मैंने बॉन्ड लिया है 5% के हिसाब से, और मान लो 5 साल के लिए लिया है, वॉट एवर, ठीक है। तो इस पर मेरे को चलो मैं 5 साल का नहीं 1 साल का ही मानता हूं कि 1 साल के लिए मैंने बेसिकली ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड बेसिकली परचेज किया है। तो जब 1 साल के बाद यहां पर बॉन्ड जब मैं लौटाऊंगा गवर्नमेंट को या जिससे भी मैंने खरीदा है, तो मेरे को कितने रुपए मिल जाएंगे, 1,050 रुपए मिल जाएंगे। अब देखो ये जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड केवल इसकी एक बार खरीदी या बिक्री नहीं होती है, इसको हम सेकेंडरी मार्केट में भी बेच सकते हैं। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय हियर सेकेंडरी मार्केट, ध्यान से समझना। मैंने बॉन्ड खरीद लिया, 1 साल तक के लिए मेरे को रुकना पड़ेगा। मैं कहूंगा कि नहीं भाई मेरे से नहीं रुका जाएगा, मेरे को अभी पैसे की जरूरत है, मैं तो बॉन्ड में पैसा लगा के फंस गया, मेरे को अभी इमरजेंसी है, तो मेरे को तो तुम अभी दे दो। तो मैंने कितने का खरीदा था, 1,000 रुपए का। मैं जब दूसरे को बेचने जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि भाई तुम 900 रुपए में ये बॉन्ड ले लो, और 900 रुपए में ये बॉन्ड लेकर के तुम मेरे को पैसा दे दो 900 रुपए। अब क्या करेगा जो बी नाम का व्यक्ति है जिसने ये 900 रुपए में खरीदा बॉन्ड, जब ये 1 साल होगा तो इसको कितने रुपए में बॉन्ड मिलेगा, कितना मिलेगा इसको, 1,050 रुपए मिलेगा। तो इस व्यक्ति को जो 50 रुपए का फायदा हो रहा था केवल, अब ये सेकेंडरी मार्केट में जब इसने जल्दीबाजी में बेच दिया तो इसको अब कितने का फायदा होगा, जिसने खरीदा है 150 रुपए का फायदा होगा। तो इस तरीके से बॉन्ड की खरीदी बिक्री केवल एक बार नहीं करी जाती है, ये बार बार करी जा सकती है, सेकेंडरी मार्केट में बार बार करी जा सकती है, और इस तरीके से करी जा सकती है जो भी आपका हो सकता है 1,000 की जगह ये व्यक्ति इसको 1,020 रुपए में भी खरीदता, तो इस व्यक्ति को भी 20 रुपए का फायदा हो सकता था। अब ये क्यों 1,020 में खरीदता, क्योंकि इसको लगता कि जो मैं बैंक में पैसा डाल रहा हूं उस पर मुझे इतना भी ब्याज नहीं मिलेगा जितना मैं 1,020 में बॉन्ड खरीदूंगा तो मुझे मिल जाएगा। तो इस तरीके से ए को भी फायदा हो सकता था 20 रुपए का। तो बॉन्ड की जो खरीदी और बिक्री है, ये खरीदी और बिक्री आपकी यहां पर सेकेंडरी मार्केट में भी होती है। तो यहां से मैं दो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था ताकि आप बॉन्ड डील का कॉन्सेप्ट समझ पाए। एक पहला कॉन्सेप्ट कि बॉन्ड होता क्या है, और दूसरी बात बॉन्ड की खरीदी बिक्री कैसे होती है, बॉन्ड को किस रैशनैलिटी के साथ सेल या बाई किया जाता है। ये पार्ट आपका क्लियर है, जल्दी बताइए पहले मेरे को, कैसे सेकेंडरी मार्केट में बेचा खरीदा जाता है, क्यों खरीदा बेचा जाता है, और होता क्या है बॉन्ड, कौन इसे जारी करता है। ये बॉन्ड के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आपके, जल्दी रिप्लाई करो भाई, 2-3 लोग नहीं, सब रिप्लाई करो, अगर सब सुन रहे हो तो सब रिप्लाई करो, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में यही कहा मैंने कि अगर मैंने कंपनी से खरीदा तो हो सकता है मैं उसे जल्दी बेच दूं क्योंकि मेरे को पैसा चाहिए, 900 रुपए में मैं बेच दूं किसी दूसरे को। अब जिसको मैंने 900 में बेचा है उसके पास 1,000 रुपए का बॉन्ड चला गया, और 1 साल के बाद उसको 1,050 मिलेंगे, तो 1 साल तक अगर उसने वेट किया तो 150 का फायदा हो सकता है उसे। हो सकता है कोई मेरे से 1,000 रुपए की बजाय 1,020 रुपए में खरीद ले। क्यों खरीद ले 1,020 रुपए में, क्योंकि उसको लग रहा है कि जो बैंक में मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा उससे बढ़िया मैं बॉन्ड खरीद लूं, क्योंकि इस पर तो मुझे 30 रुपए का फायदा हो रहा है लेकिन बैंक में पैसा डालने पर केवल 20 का फायदा हो रहा है, तो हो सकता है वो इसको परचेज कर ले। तो बॉन्ड की खरीदी और बिक्री सेकेंडरी मार्केट में भी होती है, और बॉन्ड किसी के पर्टिकुलर नाम से इश्यू नहीं होता, केवल वो इश्यू होता है, उसको कोई भी होल्ड कर सकता है, ठीक है। अब देखो, अब अपन चलते हैं बॉन्ड यील्ड के कॉन्सेप्ट की तरफ कि नाउ व्हाट इज बॉन्ड यील्ड। अब इससे बॉन्ड यील्ड पे जाने से पहले तुम्हें मैं एक बात बताता हूं कि बॉन्ड यील्ड कहते क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, समझ लेना। ये बहुत न्यूज में रहा था बॉन्ड यील्ड, इस वजह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसे। सो इट इज अ रिटर्न, यील्ड का मतलब ही क्या होता है, रिटर्न। सो इट इज अ रिटर्न एन इन्वेस्टर गेट्स, it is a return an investor gets on that bond, on that bond और security, bond को हम security भी कहते हैं, on that bond और security। अब देखो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस यील्ड को अफेक्ट करते हैं कि यानी कि इन्वेस्टर को कितना उस पर रिटर्न मिलेगा बॉन्ड के ऊपर, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी।
आरबीआई जो भी काम करती रहती इकोनॉमी में, उस पर बॉन्ड के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता है? सो मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द यील्ड इज मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। कैसे समझाता हूं मैं इसे, इज मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। अब ये कैसे समझते हैं, देखो सबसे पहली बात यहां पे समझना, बहुत आराम से समझा रहा हूं मैं। एक बात तुम मुझे बताओ, बॉन्ड पे आपको यील्ड कब ज्यादा मिलेगा? बॉन्ड पे आपको यील्ड कब ज्यादा मिलेगा? जब बॉन्ड आप ज्यादा प्राइस पे खरीदोगे कि कम प्राइस पे खरीदोगे? बताओ जरा सा मुझे। बॉन्ड पे यील्ड कब ज्यादा मिलेगा आपको? जब आप ज्यादा प्राइस पे खरीदोगे कि कम प्राइस पे खरीदोगे? पिछला एग्जांपल देख लो। अगर ये बी नाम का व्यक्ति 1020 पे खरीदता बॉन्ड और या 900 रुपए में खरीदता, तो इसको रिटर्न किस केस में ज्यादा मिलता? बॉन्ड यील्ड क्या है? रिटर्न। बॉन्ड यील्ड क्या होता है? रिटर्न। अगर ये 1020 में खरीदता तो इसको 30 रुपए ही मिलते बस। लेकिन अगर ये 900 में खरीदता तो इसको 150 मिलते। मिलता कि नहीं मिलता? क्योंकि बॉन्ड एक साल के बाद कितने में मिलेगा? जिससे भी बॉन्ड खरीदा गया था वो कितने में देगा? यहां पर 1050 रुपए में देगा। ये यहां पे मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूं और ये समझ रहा हूं मैं, एक साल का मेरे को बॉन्ड इशू किया किसी ने 1000 रुपए का 5% के हिसाब से, तो मेरे को कितने रुपए मिलेंगे एक साल बाद? 1050 रुपए। अब मैं इस बॉन्ड को पहले ही किसी को बेच देता हूं। इस बॉन्ड को मैं चाहे तो 900 रुपए में बेच देता हूं या 1020 रुपए में बेच देता हूं। 1020 रुपए में मैं तभी बेच पाऊंगा इसको जब किसी को लगेगा कि यार बैंक में पैसा डालने पर मेरे को उतना फायदा नहीं हो रहा, मैं बॉन्ड में ही डाल देता हूं। तो बॉन्ड मेरे से खरीद लेगा 1020 रुपए में, तो उसके लिए बॉन्ड की प्राइस क्या हो गई? 1020 रुपए। अब वो एक साल के बाद बॉन्ड बेचेगा तो उसको मिलना कितना था? 1050। तो अब उसको फायदा कितने का हुआ एक साल में? 30। तो जो ये 30 का फायदा हुआ, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? बॉन्ड यील्ड कह रहे हैं। 30 का फायदा हुआ उसको। अगर वो 900 रुपए में खरीदता तो एक साल के बाद उसको कितने मिलते? 1050। तो उसको कितने का फायदा होता? 150 का। तो बॉन्ड यील्ड उसको कितने का हुआ? 150 का। तो अब मैं ये पूछ रहा हूं कि बॉन्ड यील्ड दोनों केस में ज्यादा है। इस केस में बॉन्ड यील्ड ज्यादा है। बॉन्ड यील्ड इस केस में क्यों ज्यादा है? क्योंकि इस केस में बॉन्ड प्राइस क्या है? उसको कम पड़ा, और इस केस में बॉन्ड प्राइस क्या था? ज्यादा था। तो इस वजह से बॉन्ड यील्ड क्या रहा? इसमें कम रहा। यही रिलेशन मैं समझाना चाह रहा था। बात समझ में आ गई कि बॉन्ड यील्ड तभी ज्यादा होगा जब बॉन्ड का प्राइस क्या होगा? बेसिकली कम होगा। समझ पाए आप इस बात को एवरीवन? राइट। अब देखो मैं कह रहा हूं, ऊपर मैंने लाइन लिखी कि बॉन्ड के प्राइस को अफेक्ट क्या करती है? बॉन्ड यील्ड को कौन सी चीज अफेक्ट करती है? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये कैसे करती है? समझो जरा सा। अब देखो यहां पर, मान लो आरबीआई क्या करती है? अपने इंटरेस्ट रेट घटा देती है। अगर तुमने आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर आरबीआई रेपो रेट घटाती है तो बैंक भी क्या करते हैं? इंटरेस्ट रेट घटा देते हैं। अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाती है तो बैंक भी क्या करते हैं? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में चेंज करके बैंक के इंटरेस्ट रेट में चेंजेस लाने का काम करती है आरबीआई। ये बातें हम आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में कभी ना कभी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है। तो मान लो आरबीआई ने क्या किया? रेपो रेट घटाया। अब रेपो रेट घटाया तो मतलब बैंकों को आरबीआई से कम रेट पर लोन मिल रहा है, तो वो भी आगे जो है वो कम रेट पे लोन देंगे। अगर वो कम रेट पे आगे लोन देंगे तो वो डिपॉजिटर्स को भी कम पैसा ही लौटाएंगे, तो डिपॉजिट कम इंटरेस्ट ही देंगे वो डिपॉजिटर्स को भी। तो इंटरेस्ट रेट क्या हो गया? इस केस में घट गया। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ, जब इंटरेस्ट रेट घट जाएगा, जरा ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, जब इंटरेस्ट रेट घट जाएगा तो लोगों का इंटरेस्ट बैंक में डिपॉजिट करने पे बढ़ेगा या कम होगा? बताओ मेरे को। जब इंटरेस्ट रेट उनको मिलने वाला घट जाएगा बैंकों में, तो उनको वो बैंकों में जमा करवाने जाएंगे कि बाहर कहीं देखेंगे ऑप्शन? बाहर कहीं देखेंगे। तो इंटरेस्ट रेट कम अगर होगा तो वो बॉन्ड में जब इन्वेस्ट करने जाएंगे तो बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो। यस। और आपको पता है कि जिस चीज की डिमांड बढ़ जाती है उस चीज के प्राइस बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं? जिस चीज की डिमांड हाई हो जाती है उस चीज की डिमांड बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं? हाई हो जाते हैं। तो देखो ये ध्यान से समझना, मैं दोबारा शुरू से एक एक चीज नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा क्योंकि फिर मेरे को 20 मिनट घूम के जाना पड़ेगा फिर।
अगर यहीं पे आप नहीं समझते हो तो मैंने क्या कहा अभी कि जब भी आरबीआई रिवर्स रेपो रेट कम करती है तो बैंकों को आरबीआई से कम रेट पे लोन मिलता है, तो वो आगे भी कम रेट पे लोन देती है। अब लोन अगर वो आगे कम रेट पे दे रही हैं तो डिपॉजिटर्स को भी इंटरेस्ट कम ही देगी वो। तो जब अगर वो डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट कम देंगी तो डिपॉजिटर्स दूसरे ऑल्टरनेटिव की तरफ जाएंगे, बॉन्ड वगैरह खरीदने। और जब बॉन्ड खरीदने जाएंगे तो बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाएगी, और बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाएगी तो बॉन्ड यील्ड का क्या होगा बताओ मेरे को। ज्यादा बॉन्ड की प्राइस बढ़ जाएगी तो बॉन्ड यील्ड का क्या होगा, बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगा, बॉन्ड यील्ड की वैल्यू लो हो जाएगी। बात समझ आ पाया इतना आप सभी के, जो ये मैंने एक्सप्लेन किया कॉन्सेप्ट, इतनी बात समझ में आ पाई आप सभी की। अब सेम इसी केस में उल्टा रिवर्स केस ले लो तुम, कि जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंकों को आगे लोन आरबीआई से ज्यादा दाम पे मिलेगा, ज्यादा रेट पे मिलेगा, तो वो लोन भी हाई इंटरेस्ट रेट पे देंगी। अब वो लोन हाई इंटरेस्ट रेट पे देंगी तो डिपॉजिटर्स को भी हाई इंटरेस्ट मिलेगा। तो यानी कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा डिपॉजिटर्स के लिए तो डिपॉजिटर्स बैंक में पैसा डालने की कोशिश ज्यादा से ज्यादा करेंगे, तो बॉन्ड की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब बॉन्ड की डिमांड कम हो जाएगी तो बॉन्ड का प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही बॉन्ड का प्राइस कम होगा बॉन्ड का यील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट था ये, जितनी भी मैंने बकवास करी ये समझाना मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था इस रिलेशनशिप को। तो क्या तुम इस रिलेशनशिप को समझ में आ पाया तुम्हें? फिर मैं बताऊं तुम्हें कि बॉन्ड यील्ड क्यों न्यूज में था। क्या रिलेशनशिप समझ में आ पाया तुम्हें? क्या समझ में आ पाया कि कैसे बॉन्ड यील्ड को मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई अफेक्ट करती है? क्या ये बात तुम्हारे समझ में आ पाई? क्लियर है सभी को? राइट। अब देखो, अब बात समझो जरा सा। कोविड 19 के समय पर हुआ क्या, कोविड 19 के समय पर आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने रेपो रेट दबा के कम किया। क्यों कम किया आरबीआई ने रेपो रेट दबा के कम? ताकि बैंक जो है वो आगे लोन ज्यादा से ज्यादा दे पाए और कम रेट पर दे पाए। इस वजह से आरबीआई ने रेपो रेट कम किया। तो रेपो रेट कम किया तो बैंकों को भी लोन आरबीआई से कम पैसे पे मिला, कम रेट पे मिला, तो वो आगे भी लोन कम रेट पे ही देंगे। तो लोन ज्यादा से ज्यादा मार्केट को मिल पाए ताकि मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ पाए। ये सिनेरियो था कोविड 19 पेंडेमिक के बीच। तो भाई रिवर्स रेपो रेट कम था तो इंटरेस्ट रेट भी कम था इस वजह से, और इस वजह से बॉन्ड पर होने वाला यील्ड भी जो है वो बहुत कम हो रहा था। बॉन्ड पे होने वाला यील्ड भी जो है वो बहुत कम हो रहा था। अब तुम समझो एक चीज, लोन ज्यादा से ज्यादा दिया जा रहा है, बैंकों से पैसा ज्यादा से ज्यादा दिया जा रहा है, तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? मार्केट में पैसा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? लिक्विडिटी बढ़ रही है, बताओ जरा सा ये। मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आया तुम्हें? लोन ज्यादा देंगे बैंक ज्यादा से ज्यादा तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा ना, और लिक्विडिटी मतलब बढ़ेगा। लिक्विडिटी बढ़ेगा तो इसका क्या मतलब है, मार्केट में डिमांड कम होगा कि डिमांड बढ़ेगा? मार्केट में डिमांड कम होगा कि डिमांड बढ़ेगा? अगर मार्केट में पैसा ज्यादा बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। और डिमांड बढ़ेगा तो चीजें महंगी होंगी कि सस्ती होंगी? चीजें महंगी होंगी कि सस्ती होंगी? बताओ जरा सा। इन्फ्लेशन आएगा कि नहीं आएगा? चीजें महंगी होंगी, एक्सपेंसिव होंगी। अब महंगी होंगी जब चीजें, तो अभी तुम देख रहे हो इकोनॉमी में क्या चल रही है, सब कुछ क्या है अभी महंगा महंगा बिक रहा है। तेल से लेकर के पेट्रोल से लेकर के सब कुछ क्या है, महंगी है अभी। समझ में आया तुम्हें इकोनॉमी का रिलेशन? अच्छा, अच्छा। अब तुम कहोगे कि मुझे ये बॉन्ड डील से मैं इसको क्यों जोड़ रहा हूं। तुम मुझे बताओ, जब इन्फ्लेशन अभी बहुत महंगी हो रही है कि नहीं हो रही है, तो अब पब्लिक में गुस्सा बढ़ रहा है, पब्लिक बहुत नाराज है सरकार से। आरबीआई भी देख रही है कि भाई इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, दिक्कत आ रही है इकोनॉमी में। तो अब आरबीआई का अगला कदम क्या होगा, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जाएगी आरबीआई? बोलो जाएगी कि नहीं जाएगी? तुम अगर दिमाग लगाओगे थोड़ा सा तो आरबीआई क्या कोशिश करेगी अगले 3-4 महीनों के दौरान, इन्फ्लेशन कम करे। इन्फ्लेशन कैसे कम करेगा वो, रेपो रेट वो बढ़ा देगा। रेपो रेट वो जैसे ही बढ़ाएगा बैंक कम से कम लोन दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? तो मार्केट में क्योंकि रेपो रेट जैसे ही बढ़ेगा लोन महंगे हो जाएंगे, लोग कम लोन लेंगे, तो मार्केट में पैसा कम जाएगा। मार्केट में पैसा कम जाएगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन घट जाएगा। समझ में आया तुम्हें ये बात?
ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आया अगर तुमने आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी है तो? क्लियर एकदम। तो अब लोगों के बीच में ये अफवाह फैल गई कि जिस प्रकार से महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, जिस प्रकार से इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ रही है, आरबीआई बहुत ही जल्दी रिवर्स रेट को बढ़ाने वाली है कि नहीं है? बोलो, लोगों में अफवाह फैलेगी कि नहीं फैलेगी इस माहौल में कि आरबीआई आने वाले टाइम में रिवर्स रेट को बढ़ाने वाली है? अब रिवर्स रेट को आरबीआई बढ़ाने वाली है, इसका मतलब बैंकों में डिपॉजिटर्स को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, है कि नहीं है? और बैंकों में डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा मिलेगा तो उनकी बॉन्ड के प्रति डिमांड क्या हो गई? बॉन्ड के प्रति डिमांड घट गई, और भयंकर तरीके से घट गई। और बॉन्ड के प्रति डिमांड भयंकर तरीके से घट गई तो बॉन्ड के प्राइसेस क्या हो गए? रातों रात कुछ ही दिनों में एकदम गिर गए, और जिस वजह से बॉन्ड पे मिलने वाला यील्ड जो है वो बॉन्ड यील्ड सडनली राइज कर गया। तो तुम्हें समझ में आया कि बॉन्ड यील्ड सडनली पूरी दुनिया भर में क्यों राइज किया, या इंडिया में भी क्यों राइज किया? रिलेशन समझ में आया तो मैं पूरा सभी लोगों से मैं पूछ रहा हूं, बताओ मेरे को जरा सा। मैं यहाँ पे आराम से पूछ रहा हूं सभी से कि पूरा रिलेशन समझ में आया तुम्हें? बॉन्ड यील्ड का रिलेशन। एवरीवन प्लीज, जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी लोग रिप्लाई करें। सभी को क्लियर है कि बॉन्ड यील्ड क्यों बढ़ गया एकदम से? इसकी प्राइस क्यों बढ़ गई? समझ में आ गया ना सभी को? कॉम्प्लेक्स था उसकी छोड़ो, कॉम्प्लेक्स को भी आसान बनाने के लिए मैं यहाँ पे हूं। मेन ये है कि मेरा समझाना तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। देखो क्या कहा मैंने, ऊपर वाले डब्बे में जो मैंने बंद है चीजें वो तो तुम्हें क्लियर हो गई पहले से ही। उसके बाद मैंने क्या कहा, अभी कोरोना चल रहा था, कोरोना के समय पे लोगों के जेब में पैसा नहीं था, इस पैसे नहीं होने के कारण वो डिमांड नहीं कर रहे थे, डिमांड नहीं कर रहे थे तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो इसी समस्या को सुलझाने के लिए लोगों की जेब में पैसा डालने का डिसाइड किया आरबीआई ने। कैसे डिसाइड किया? तो उन्होंने लोन के रेट कम कर दिए। कैसे लोन के रेट कम कर दिए? उन्होंने रेपो रेट कम कर दिया। रेपो रेट कम करने का मतलब क्या हुआ कि बैंकों को अब आरबीआई से कम रेट पर लोन मिलेगा। तो इसका मतलब बैंक आगे भी कम रेट पर लोन देंगे। रेट कम रेट पे लोन मिलेगा तो लोन लेने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी, संख्या ज्यादा बढ़ेगी तो मार्केट में पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो महंगाई भी आएगी। अब जब बहुत ज्यादा महंगाई आ गई है तो आरबीआई को रेपो रेट बढ़ाना पड़ेगा ताकि लोन कम से कम लोग ले। अब जब रेपो रेट बढ़ाएगा तो लोन महंगा हो जाएगा, लोन महंगा हो जाएगा तो डिपॉजिटर्स को बैंक से इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हायर रेट पे लोन देंगे वो तो इंटरेस्ट रेट भी हाई मिलेगा। तो अगर डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा तो वो बॉन्ड में क्यों पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो तो बैंकों में रखेंगे जाके। तो बॉन्ड का डिमांड घट जाएगा, बॉन्ड का डिमांड घट जाएगा तो उसकी प्राइस घट जाएगी, बॉन्ड का जैसी प्राइस घट जाएगी उस पर मिलने वाला यील्ड जो है वो बढ़ जाएगा। बोलो समझ में आया ये? अब इसका इंपैक्ट समझाता हूं मैं तुम्हें कि क्यों इतना ज्यादा ये न्यूज में है, क्यों इतनी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं ये बॉन्ड यील्ड के बढ़ जाने की वजह से, ये चेंज इतना खतरनाक क्यों है इकोनॉमी में, क्यों ये न्यूज में था। अब वो उसका कंटेक्स्ट मैं तुम्हें समझाता हूं। समझ में आया इतना सभी को? ठीक है, अब देखो आगे की बात। अब तुम मुझे बताओ, सिंपल सी बात तुम मुझे बताओ, बॉन्ड का यील्ड बढ़ गया है और बॉन्ड का प्राइस कम हो गया है, यही हुआ ना अभी इन्फ्लेशन की स्थिति में? तो ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ बेसिकली? ये इस वजह से हुआ क्योंकि बॉन्ड की डिमांड घट गई है, बॉन्ड की डिमांड घट गई है, इसी वजह से तो ये हुआ। अब तुम मुझे बताओ, जब बॉन्ड की डिमांड घट गई है, लोग बॉन्ड कम से कम खरीद रहे हैं, तो जितनी भी कंपनी जिनको अभी कोरोना के समय पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा खासा पैसा चाहिए, अच्छा खासा उनको यहां पे मनी चाहिए, वो जब बॉन्ड रेस करेंगी, बॉन्ड के थ्रू पैसा रेस करेंगी, तो अब उनको हायर इंटरेस्ट प्रॉमिस करना पड़ेगा कि लोअर। तुम मुझे बताओ, बॉन्ड की डिमांड कम है और इनको कंपनी को इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो अब वो बॉन्ड इश्यू करेंगे तो वो हायर इंटरेस्ट पे इश्यू करेंगे, तब बॉन्ड से कलेक्ट कर पाएंगे कि अगर वो कम लो पे इंटरेस्ट देंगे तब भी वो बॉन्ड उनका बिक जाएगा। हायर पे देना पड़ेगा उनको, हायर इंटरेस्ट पे देना पड़ेगा तो उनको लौटाना भी ज्यादा पड़ेगा। तो बर्डन किसके ऊपर बढ़ गया? बर्डन किसके ऊपर बढ़ गया? कंपनियों के ऊपर। और बर्डन अगर कंपनियों के ऊपर बढ़ गया तो क्या इस समय पर ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंकरेज होंगे? क्या ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंकरेज होंगे या इस समय पे? और इस समय पर चाहिए क्या हमें? इन्वेस्टमेंट चाहिए। इस समय पर
चाहिए क्या हमें? इन्वेस्टमेंट चाहिए। बात समझ में आ पाई तुम्हें? कंपनी छोड़ो तुम, जितने भी आपके, और देखो अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्या क्यों, क्वेश्चन क्या मतलब क्यों, क्या यहां पे चीजें समझ में नहीं आई? मैंने क्या कहा? बॉन्ड की डिमांड घट गई है, तो बॉन्ड की डिमांड घटने के कारण बॉन्ड का प्राइस घट गया। इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए भाई प्रोडक्शन करने के लिए। कंपनियों के पास ऐसा थोड़ी ना अपनी जेब से लगाती रहती हैं, मार्केट से पैसा उठाती हैं और मार्केट में लगाती हैं, प्रोडक्शन करती हैं। कंपनियां बहुत सारी बंद हो गई हैं, तो उनको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा रेज करना है इस समय पर, ताकि वो इस समय पर प्रोडक्शन कर पाए और फ्यूचर में प्रोडक्शन को जब वो सेल करें, प्रॉफिट कमाए, तो पैसा लौटा दे फिर। तो अब मुझे तुम बताओ, मेरे को एक बात जरा सा समझना, कंपनियों की हालत बिगड़ी बॉन्ड की डिमांड घटने के कारण। अब तुम मुझे बताओ, कंपनी अगर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, कंपनी का इन्वेस्टमेंट अगर हायर नहीं रहेगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं करेंगी, तो लोग इस कंपनी के शेयर पर भरोसा ज्यादा करेंगे क्या? बताओ मुझे को, कंपनी का जो फ्यूचर है उस पर लोग भरोसा कर पाएंगे क्या फिर? तो कंपनी के शेयर पर भरोसा करेंगे क्या फिर? तो इस कंपनी के शेयर लोग बेचने के ऊपर उतारू हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो रातों रात इस कंपनी के या कुछ ही दिनों में इस कंपनी के शेयर के दाम गिर जाएंगे कि नहीं गिर जाएंगे? और शेयर के दाम गिर जाएंगे तो पूरा स्टॉक मार्केट इंबैलेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ जरा सा तुम मेरे को, पूरा स्टॉक मार्केट में इंबैलेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा इसके कारण? समझ में आया तुम्हें ये बात? मेरे को ये बात समझ में आई तुम्हें? इनके स्टॉक एकदम सस्ते हो जाएंगे। फिर कंपनी और स्टॉक मार्केट का तो ये हाल हुआ, गवर्नमेंट का भी तुम एग्जांपल ले लो, गवर्नमेंट भी तो बॉन्ड इशू करती है। शुरुआत में ही तुम्हें मैंने बताया, गवर्नमेंट को खुद अब हायर इंटरेस्ट पर लोन लेना पड़ेगा, और हायर इंटरेस्ट पर मतलब बॉन्ड इशू करना पड़ेगा, यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर जो डेप्ट है वो डेप्ट और बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट का जो फिस्कल डेफिसिट है, जो घाटा है, वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड की डिमांड कम है और उनको हायर इंटरेस्ट रेट जब तक वो प्रॉमिस नहीं करेगी सरकार, तब तक लोग बॉन्ड खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे। बात समझ में आई तुम्हें? तो भाई इसी पूरी सिनेरियो में पूरी दुनिया में जो ये महंगाई की स्थिति बढ़ रही है, उससे जो ये बॉन्ड यील्ड सडनली बढ़ गया है, उससे ये सारी दिक्कतें पूरी दुनिया ने झेली है और झेल रही है, और इस वजह से ये बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट न्यूज में था। समझ में आया तुम्हें कॉन्सेप्ट? अब तुम मुझे बताओ ईमानदारी से, क्यों ये बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट एकदम न्यूज में था? इसका क्या इम्पैक्ट है इकोनॉमी के ऊपर? तुम देख रहे हो जरा सी एक कंडीशन में हमने क्या चेंज लाया। इकोनॉमी कितनी सेंसिटिव सिस्टम होती है, इस सिस्टम में एक चीज हमने बदलाया बस, रिवर्स रेपो रेट, और उस रेपो रेट के बदलने के कारण देख रहे हो तुम पूरा क्या खेल हो रहा है पूरी इकोनॉमी के अंदर। इन्फ्लेशन आई तो क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? तो यही था आपका बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट, और ये बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट भी काफी ज्यादा न्यूज में था इकोनॉमी में, तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब इसी बॉन्ड यील्ड के कॉन्सेप्ट को मैनेज करने के लिए आरबीआई ने कुछ ऑपरेशन ट्विस्ट वगैरह भी चलाया था। उस ऑपरेशन को कहते थे ऑपरेशन ट्विस्ट, लेकिन वहां पे अभी हमें जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ये जो बॉन्ड यील्ड है, इस बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट हमने, आई होप समझ में आ गया अभी तक हमें, ठीक है। अब चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। अब अगला करंट अफेयर है हमारा, नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। सो एक सेकेंड दीजिए मुझे बस। इसलिए बहुत ये आपके जो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इकोनॉमी बहुत ही सेंसिटिव सिस्टम है। ये समझ लो इसमें एक आध जो डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन का असर होगा इसमें बेसिकली यहाँ पे। डीमोनेटाइजेशन को लगभग 5 साल, लेकिन अभी तक उसका डीमोनेटाइजेशन का असर खत्म नहीं हुआ है। डीमोनेटाइजेशन का असर अभी तक देखने को मिल रहा है हमें इकोनॉमी के अंदर। सेम प्रकार से जीएसटी, जीएसटी का लॉन्ग रन में भले ही अच्छा इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन अभी शॉर्ट रन में जीएसटी का भी एक इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, जिससे बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं, वो बहुत सारे सेक्टर्स हमारे प्रभावित हो रहे हैं। तो इकोनॉमी एक ऐसी सेंसिटिव मतलब सिस्टम है आपकी, जिसमें अगर आप जरा सा माइन्यूट सा भी चेंज लाते हो, तो उस माइन्यूट से चेंज के कारण पूरा का पूरा सिस्टम जो है, वो सिस्टम हिलने की कैपेसिटी रखते हैं वो चेंजेस आपके, ठीक है। चलो, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर। सो नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारा आपका, स्वेज कैनाल वनाल तो आपको मैंने करा दिया था।
तो न्यू अम्ब्रेला एंटिटी भी हो गई, ठीक है। हाँ, अगला कॉन्सेप्ट है अपना डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं हम लोग आज की क्लास का, बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज मैंने स्पेसिफिकली वो टॉपिक उठाए हैं जो टॉपिक इकोनॉमी में काफी न्यूज में थे और करंट अफेयर्स जिनसे बन सकते थे आपके। सो डिजिटल करेंसी के कॉन्सेप्ट में अभी रिसेंटली में क्यों न्यूज में था काफी ज्यादा, ये इसी वजह से न्यूज में था क्योंकि अभी चाइना जैसे मेजर देश ने अपना यहां पर एक प्रकार से डिजिटल करेंसी जो है वो डिजिटल करेंसी यहां पर अपना लॉन्च कर दिया है। तो अब इस डिजिटल करेंसी के लॉन्च करने के कारण जो आरबीआई ने भी अभी अपने बजट में अनाउंस किया था कि हम भी बेसिकली यहां पर डिजिटल करेंसी जो है उसको लॉन्च करेंगे, तो उसकी वजह से यहां पर जो ये क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट जो लिए जा रहे स्टेप्स हैं वो स्टेप्स आपके न्यूज में आ गए थे। तो इस वजह से मैं यहाँ पे इसको डिस्कस कर रहा हूं कि क्या यहाँ पर एम है डिजिटल करेंसी का और किस तरीके से यहाँ पे आरबीआई इसको लाना चाहती है। सबसे पहली बात देखो कॉन्सेप्ट क्या है, दो चीजें हैं, एक चीजें हैं क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी के ऊपर तुम्हें याद होगा कि पूरी मैंने एक 1.5 घंटे की बढ़िया सी क्लास ली थी जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से लेकर के तुम्हें सब समझाया था मैंने कि हाउ क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली वर्क्स। आई थिंक याद होगा सभी को, है ना। तो अब उस पार्ट में मुझे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के कुछ अगर तुम्हें बेसिक पॉइंट्स याद हो तो सबसे पहले तुम्हें ये याद होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी एक कैसी करेंसी है। ये एक प्रकार की एनोनिमस करेंसी है। कोई एक अथॉरिटी है जो इसको पब्लिश करता है क्या? नहीं, ये एक प्रकार की एनोनिमस करेंसी है। फिर दूसरी चीज क्या है, कोई इसका रेगुलेटर है क्या? कोई एक सिंगल रेगुलेटर है क्या? बताओ जरा सा, क्या क्रिप्टो करेंसी को कोई एक आपका सिंगल व्यक्ति मैनेज कर रहा है क्या? नहीं, राइट। सो यहां पर नो सिंगल रेगुलेटर, इसकी दूसरी स्पेशलिटी है। फिर तीसरी स्पेशलिटी इसकी ये है बेसिकली कि यहां पर अगर आपकी क्रिप्टो करेंसी का कल को इनवैलिड हो जाती है तो इसकी कोई सॉवरेन गारंटी लेता है क्या? जिस तरीके से आपके नोट पे लिखा है कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, कल को यानी कि अगर वो पेपर नहीं चला तो आप आरबीआई के पास जाकर के उसके बदले कुछ वैल्यू ले सकते हो। अगर कल को क्रिप्टो करेंसी लोगों ने इनवैलिड ठहरा दिया तो क्या इसके पीछे किसी प्रकार की कोई सॉवरेन गारंटी है क्या? क्या सॉवरेन गारंटी मिलेगी आपको? कोई नहीं, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी सॉवरेन गारंटी यहां पर नहीं मिलेगी अगर आपका कल को क्रिप्टो करेंसी यहां पर इनवैलिड होता है। फिर यहां पे किसी भी प्रकार से ये सेंट्रल बैंक के द्वारा बैक्ड नहीं की जाती है, नॉट बैक्ड बाय सेंट्रल बैंक। और फिर इसी के कारण जो क्रिप्टो करेंसी है वो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है भाई? क्रिप्टो करेंसी हाईली वॉलेटाइल होती है। एकदम से इसके प्राइस कभी बहुत ऊपर चले जाते हैं और कभी इसके प्राइस एकदम नीचे चले जाते हैं। आपने लेकिन अपनी जो करेंसी उसमें ऐसा नहीं देखा होगा कि आज $1 की वैल्यू 60 रुपए है तो कल को ये 600 रुपए हो गई। वॉलेटाइल नहीं होता अपना करेंसी जो होता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ ये सारी दिक्कतें हैं। अब इसी वजह से आरबीआई ने क्या फैसला लिया था, आरबीआई ने इन्हीं सब कारणों की वजह से आरबीआई ने बैंड कर दिया था क्रिप्टो करेंसी को। लेकिन दुनिया भर में डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट तेजी से आ रहा है और चाइना ने तो इसे अपने यहां पे इश्यू भी कर दिया है ECY करेंसी के नाम से। तो चाइना के द्वारा इसको इश्यू कर दिया गया। लेकिन इस क्रिप्टो करेंसी जो एक डिजिटल करेंसी है जो यूजर्स को बहुत भा रही है और दुनिया भर में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, इसी को टैकल करने के लिए आरबीआई ने कहा है कि हम भी अपना एक प्रकार से डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेंगे। अब डिजिटल करेंसी के साथ क्या पॉइंट्स हैं? ये एनोनिमस नहीं होगी। क्या इसका कोई रेगुलेटर होगा? यस, रेगुलेटर होगा। कौन रेगुलेटर होगा इसका? आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा ये। क्या इसकी कोई सॉवरेन गारंटी होगी? बिल्कुल। अगर ये कल को इनवैलिड होता है तो आप आरबीआई से जाकर के क्वेश्चन कर सकते हैं और उससे वसूल सकते हैं, तो इसकी सॉवरेन गारंटी होगी, राइट। फिर उसके बाद क्या ये वॉलेटाइल होगा? नहीं, इसकी वॉलेटिलिटी कम होगी। तो जैसे क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, हम भी डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन डिजिटल करेंसी के केस में ये सारी चीजें अलग होंगी। अब देखो डिजिटल करेंसी लाई कैसे जाएंगी? आपके दिमाग में क्वेश्चन ये होगा कि अभी भी तो हम यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, अभी भी तो हम पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं,
तो उसमें जो पैसा यूज करते हैं हम लोग, क्या वो डिजिटल करेंसी नहीं है? क्या वो डिजिटल करेंसी नहीं है? उसको तो हम डिजिटल तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो डिजिटल करेंसी है कि नहीं है? ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है। मैं कहूंगा कि नहीं, वो डिजिटल करेंसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस डिजिटल करेंसी को, जो भी आपके यूपीआई वॉलेट में पड़ा है, पेटीएम में पड़ा है, इसको आप चाहें तो बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, और बैंक में ट्रांसफर करके आप फिजिकल नोट्स ले सकते हैं। यानी कि जो आपके असली नोट्स होते हैं, कैश जो है, वो कैश आप ले सकते हैं। तो ये एक प्रकार की फिजिकल करेंसी, इसको फिजिकल नोट में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन जब डिजिटल करेंसी आएगी, तो डिजिटल करेंसी के केस में क्या होगा कि मान लो हमारे पूरे इकोनॉमी के अंदर 20 लाख करोड़ करेंसी का सर्कुलेशन है। ठीक है, 20 लाख करोड़ करेंसी का सर्कुलेशन है। अब इस 20 लाख करोड़ करेंसी के सर्कुलेशन में से हो सकता है आरबीआई 10 लाख करोड़ का जो करेंसी है, उसको वो डिजिटल कन्वर्ट कर दे। डिजिटल कन्वर्ट कर दे का मतलब क्या है कि वो मार्केट से 10 लाख करोड़ का कैश खींच ले, और मार्केट में केवल 10 लाख करोड़ का कैश रह जाए बैंकों के पास, सभी के पास, और बाकी 10 लाख करोड़ रुपया वो डिजिटली अवेलेबल करा दे। अब जो भी अब ये डिजिटल करेंसी होगा आपके अकाउंट में, अब उसको आप बैंक से नहीं निकाल सकते, उसको आप बैंक से नहीं निकाल सकते, और उसका आप इस्तेमाल केवल और केवल डिजिटली कर सकते हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी से आप कैश नहीं निकाल सकते, उसी प्रकार से आप डिजिटल करेंसी से कैश नहीं निकाल सकते बैंकों में जाके। तो इस प्रकार से क्रिप्टो करेंसी के तर्ज पे ही आपका डिजिटल करेंसी भी काम करेगी। लेकिन अंतर ये होगा कि इसका रेगुलेटर होगा, आरबीआई इसको रेगुलेट करेगी, इसकी सॉवरेन गारंटी होगी, और जब सॉवरेन गारंटी है तो इस वजह से इसकी वॉलेटिलिटी कम होगी। तो इसी प्रोसेस में मार्केट से नोट कम करके उसको डिजिटल कन्वर्ट करके एक पूरा अकाउंट सेटअप बनाने के लिए आरबीआई प्रयास कर रही है। और चाइना ने इसे लॉन्च भी कर दिया है। चाइना पहला देश बन गया है, मेजर देश, पहला तो नहीं, पहला मेजर कंट्री जिसने डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है। और उसी तर्ज पे भारत ने भी, आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी को बैन करते हुए इस डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने की बात कही है यहाँ पर। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल होती है, ब्लॉकचेन या कौन, ये हमें देखना है। ब्लॉकचेन नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैनेजमेंट इसकी आरबीआई करेगी। अब देखना है कि टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल होती है। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में मल्टीपल यूजर्स इसको रेगुलेट करते हैं, तो आरबीआई इसको सेंट्रली रेगुलेट कर रही है। तो शायद ब्लॉकचेन की जगह कुछ और अल्टरनेटिव आए, उस पर अभी कोई ड्राफ्ट या प्रपोजल नहीं आया है। लेकिन आइडिया क्या होगा डिजिटल करेंसी का, एक आइडिया मैंने आपको बताने की कोशिश करी है जो प्रपोज किया गया अभी। समझ में आया व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड डिजिटल करेंसी? एवरीवन, इट इज क्लियर राइट? समझ में आया सभी को, है ना? तो ये जो हमने 7 से 8 टॉपिक करे हैं, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमी करंट अफेयर्स थे जो अभी न्यूज में थे। इसी प्रकार से देखो, इकोनॉमी के ऊपर थोड़ा सा मैं यहाँ पे फोकस करना चाहता हूँ। अदर टेक्नोलॉजीज बैक प्रूफ। बैक प्रूफ का मतलब क्या होता है? अब वो अदर टेक्नोलॉजी आएगी तब पता चलेगा हमें। हैक प्रूफ वो आएगी जब हमें पता चलेगा। अभी तो हमें टेक्नोलॉजी पता कहाँ है कि किस तरीके से उसको रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है, चलो फिर। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग अप्रैल महीने की तरफ चलेंगे। ये आपके लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन कुछ नहीं होते हैं, जब 1 साल से ज्यादा समय के लिए या लंबे समय के लिए, 2-3 साल, इतने समय के लिए आपका बेसिकली जब आरबीआई के द्वारा लोन दिया जा रहा है बैंकों को लॉन्ग टर्म गारंटी के साथ, तो हम कह रहे हैं कि आरबीआई लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन चला रही है। इस ऑपरेशन के माध्यम से पैसा जो डालना है वो मेन एम है इकोनॉमी में, बैंकों के अंदर। और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेपो रेट के बराबर ही होता है। और जो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन की मैच्योरिटी पीरियड होती है वो 1 से 3 साल तक की होती है। ऐसे नॉर्मल केसेस में रेपो ऑपरेशंस की जो टाइम पीरियड होता है वो 1 साल से कम होता है, पर इसीलिए हम इसको लॉन्ग टर्म कह रहे हैं क्योंकि इसकी मैच्योरिटी पीरियड लोन्स जो आरबीआई देगी वो 1 से 3 साल के लिए देगी बैंकों को, और रेट ऑफ इंटरेस्ट रेपो रेट पर ही रहेगा। और इस तरीके से 1 लाख करोड़ रुपए बैंकिंग सिस्टम में जब आरबीआई डालना चाहती है, तो हम इसी को कह रहे हैं कि आरबीआई टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस चला रही है, यानी कि टीएलटीआरओ ऑपरेशन चला रही है। एनयूवी में कंपनी एक दोनों है भाई, दोनों दोनों। ऐसा नहीं कि जो भी कंपनी होती है उनको केवल एक रूल से रेगुलेट किया जाता है, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम से भी और 2013 से भी। यस, डिफरेंट है, डिफरेंट है। 2013 का एक डिफरेंट है 1956 से। कैन वी लॉन्च आवर ओन क्रिप्टो करेंसी? कर दो लॉन्च, लेकिन आरबीआई इसको नहीं मानता, बैंड है, चलेगा नहीं। ठीक है, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी इज नॉट एक्सेप्टेबल।
ठीक है। इंडिया में आप ट्रेड के लिए क्रिप्टो करेंसी